क्या आप तैयार हैं एक खौफनाक रहस्य जानने के लिए? यह कहानी है एक खजाने की, जिसको पाने की चाह में इंसानियत भी लहूलुहान हो गई। एक ऐसा खजाना जिसने कई जिंदगियों को लील लिया और एक खौफनाक सच को जन्म दिया। आज हम आपको ले चलेंगे उस गहरे अंधेरे में, जहां इंसान और जानवर की परिभाषाएं धुंधली हो चुकी थीं और आज से एक खतरनाक खेल शुरू हो चुका था। यह कहानी है आधी खलवा के रहस्य की, जिसको कोई नहीं समझ सका। क्या आपको यकीन है कि आप इसका सामना कर पाएंगे? आखिरकार कौन जीता और कौन मर गया? आधी खलवा का रहस्य, एक खौफनाक कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय और आप सुन रहे हैं बेस्ट हॉरर पॉडकास्ट हिंदी हॉरर स्टोरीज। कहानी की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। आप में से कई मेरे दोस्त लोग कहानी को तो एंजॉय करते हैं, लेकिन वीडियो लाइक नहीं करते। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए वीडियो लाइक करके हमसे जुड़ जाइए। धन्यवाद। तो आइए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए सुनते हैं आज की यह कहानी। नया चार्ज पाए इंस्पेक्टर विनोद क्षेत्र भ्रमण के लिए अपनी सरकारी गाड़ी में गश्त पर निकले हुए थे। चालक संजय, हमराही कौशल और गुरु के साथ। सभी लोग आपस में कुछ न कुछ क्षेत्र और लोगों के बारे में बात कर रहे थे। इंस्पेक्टर विनोद, कौशल, कल एक आदमी शिकायत लेकर थाने आया था कि सुरजनपुर की पुलिया पर रात 11 बजे कुछ लोगों ने उसके साथ लूट की है। कौशल, हाँ सर, मैंने पूछताछ की थी तो पता चला कि वो व्यक्ति बता रहा था कि पैसे तो नहीं, कुछ कागज छीन लिए हैं उससे। इंस्पेक्टर, अरे कागजों का कोई क्या करेगा? वो तो उसी आदमी की आईडी आदि होंगे। गुरु बीच में बोला, सर हो सकता है कि उस आदमी पर पैसे हो ही नहीं तो लूटने वाले कागज ही ले गए हो। इंस्पेक्टर, अरे फिर भी लूटने की कोशिश तो हुई ही ना। एक काम करो, थाने पर फोन करो और पता करो कि सुरजनपुर की पुलिया पर कल रात किसकी ड्यूटी थी। कौशल फोन मिलाता है और बात करता है। कौशल, साहब मुंशी बता रहा है कि यहाँ कोई ड्यूटी ही नहीं लगती है। इंस्पेक्टर, क्यों भाई, ऐसा क्यों? गुरु, साहब ये सेफ क्षेत्र है, आज तक यहाँ कोई वारदात नहीं हुई। कल वाली घटना पहली बार सुनने में आई है। और फिर सर, थाने पर फोर्स की कमी भी है, इसलिए नहीं लगाई होगी। इंस्पेक्टर, अरे तो एक सिपाही तो लगा सकते हो यार। कौशल, साहब ये सुरजनपुर की पुलिया थाने से 9 किमी दूर है। एक अकेले सिपाही की ड्यूटी लगाना ठीक नहीं रहेगा। अकेला कैसे ड्यूटी करेगा रात भर? इंस्पेक्टर, हाँ तो एक काम करो, रात को 2 सिपाही परमानेंट यहाँ लगाओ, जिनकी ड्यूटी रात 8 बजे से सुबह 4 बजे तक रहेगी। कौशल थाने पर फोन करके मुंशी को बता देता है। मुंशी भी एक पुराने दीवान शेष नारायण और एक रिक्रूट आरक्षी दीपक की वहां ड्यूटी लगा देता है। अगली शाम शेष नारायण अपनी मोटरसाइकिल पर दीपक को बैठाकर हाथ में डंडा लिए सुरजनपुर की पुलिया पर पहुंचते हैं। दोनों लोग मोटरसाइकिल साइड से लगाकर पुलिया पर ही बैठ जाते हैं। दीपक, दादा क्या ड्यूटी है यहाँ? शेष नारायण, दादा अरे वही शांति व्यवस्था ड्यूटी है। यह पुलिया हमारे थाने की सीमा पर है। अब रात विरात लोग शहर से गांव आते हैं तो बस यहीं उतारती है, इसी पुलिया पर। यहां से सुरजनपुर 3 किमी है, तो इसी का फायदा आपराधिक प्रवृत्ति के लोग उठाते हैं। उन्हीं की सुरक्षा में हम लगे हैं। दीपक, अच्छा, हम तो सिर्फ 2 ही लोग हैं, दद्दा। दादा, अरे बेटा 29 साल की नौकरी हो गई, इतना समझ आ गया है कि पुलिस की उपस्थिति ही काफी होती है। आधे बवाल तो यूं ही गायब हो जाते हैं। दीपक, अच्छा, पर यहाँ मच्छर बहुत हैं, कल से लोशन लेकर आऊंगा। दादा, हाँ मच्छरों से बचाव जरूरी है भाई। शेष नारायण दादा अपने फोन में आल्हा उदल के गाने लगा लेते हैं। दीपक भी मोबाइल में कुछ देखने लग जाता है। तभी नीली लाल रोशनी वाली थाने की जीप आती हुई दिखाई देती है। दीपक और शेष नारायण दोनों सतर्क खड़े हो जाते हैं। जीप उनके पास रुकती है। इंस्पेक्टर, आप लोग लगे हो यहाँ पर? शेष नारायण, जी साहब। इंस्पेक्टर, ध्यान रखना, चौकन्ने रहना, कुछ भी संदिग्ध लगे हमें सूचना देना। शेष नारायण, जी साहब। इंस्पेक्टर, और तुम्हारा क्या नाम है? दीपक, सावधान बनाते हुए। जी सर, दीपक। इंस्पेक्टर, कहां से हो? दीपक, जी सर जौनपुर से। इंस्पेक्टर, अभी ज्वाइन किए हो? इंस्पेक्टर, अच्छा, चलो दीवान जी के साथ रहना। जीप चली जाती है। शेष नारायण और दीपक भी अपने मोबाइल में लग जाते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है और रात का 1:15 बज जाता है। तभी पुलिया के पीछे के खेतों से अजीब सी आवाज आती है। दीपक एकदम से उस तरफ देखता है। शेष नारायण दादा भी अपनी टार्च की रोशनी उस तरफ मारते हैं। खेत में फसल हिल रही होती है। दीपक, दादा कुछ आवाज सी आई थी ना? शेष नारायण, हाँ आई तो थी यार। दीपक, कुछ गुर्राने की सी आवाज थी, जैसे कोई जानवर हो। शेष नारायण, देहात है भाई, रात में अनेकों तरह के जानवर निकल आते हैं भोजन की तलाश में। दीपक,
हाँ ये तो है। दोनों फिर से अपने मोबाइल में लग जाते हैं। लगभग आधे घंटे बाद फिर से घर घर आने की आवाज आती है। दीपक और शेष नारायण खड़े हो जाते हैं और चौंकते हुए एक दूसरे को देखते हैं। शेष नारायण धीमी सी आवाज में, यार माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा। दीपक, दद्दू अब मुझे डर लगने लगा है। शेष नारायण, घबरा मत, बस डंडा कसकर पकड़े रहे। शेष नारायण खेतों के बीच से जोर से आती आवाज की तरफ टार्च मारता है और दोनों की आंखें फटी रह जाती हैं। जैसे ही शेष नारायण टार्च की रोशनी उस तरफ करता है तो दूर फसलों के बीच कई जोड़ी लाल आंखें दिखाई देती हैं। शेष नारायण और दीपक ने अपने जीवन में ऐसा नजारा कभी नहीं देखा था। दीपक डर के मारे कांपते हुए कहता है, दीपक, दद्दा, ये सब क्या है? शेष नारायण टार्च को बंद करते हुए, किसी जानवर का झुंड है, शायद नील गाय होगी। दीपक, मगर वो तो इंसान से लग रहे हैं। शेष नारायण, अरे वहम है तेरा। दीपक, वहम नहीं है दद्दू, जल्दी यहां से निकल लो, मुझे ठीक नहीं लग रहा है यहां। शेष नारायण, अरे अभी 2 घंटे की ड्यूटी बची है। दीपक, मगर तभी खेतों में उनकी तरफ आने की चरर मरर की जोर से आवाज आने लगती है। शेष नारायण उस तरफ फिर से टार्च जलाता है और देखता है कि आदमकद जानवर उछलते हुए उनकी तरफ आ रहे हैं। दीपक जोर से चीखते हुए भाग पड़ता है और शेष नारायण के भी हाथ से टार्च छूट जाती है। वह भी मोटरसाइकिल भूलकर गांव की तरफ भाग लेते हैं। आगे आगे दीपक और पीछे पीछे घबराए से शेष नारायण बेतहाशा दौड़ रहे थे। कोई 600 मीटर दौड़ने के बाद दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो सुरजनपुर की पुलिया पर 8-10 मानव जैसी आकृतियां खड़ी थीं। उनकी आंखें दूर से ही चमक रही थीं, मगर समझ ही नहीं आ रहा था कि यह क्या बला है। दीपक, चलो दद्दू, थाने चलो। शेष नारायण, 9 किमी है थाना यहां से। कैसे जाएगा बता? रात का 2:30 बज रहा है। पैदल निकलते हैं, 1 घंटे में सुरजनपुर पहुंच जाएंगे, तब तक भोर हो जाएगी। कोई ना कोई गांव वाला हमें छोड़ आएगा। दीपक, मैं थाने पर फोन करता हूं। शेष नारायण, हाँ ये सही है। दीपक थाने पर फोन मिलाता है। मुंशी, हाँ दीपक बताओ। दीपक, भैया हम तो बुरे फंस गए हैं यहाँ सुरजनपुर की पुलिया पर। मुंशी, क्या हुआ? दीपक, भैया पता नहीं आदमी है, जानवर है या कुछ और है, पर है बहुत भयंकर। मुंशी, अरे हुआ क्या? पूरी बात बताओ। शेष नारायण फोन लेते हुए, सुनो प्रमोद, मुंशी तुम जल्दी थाने से गाड़ी भेज दो हमें लेने को। मुंशी, वहां पर हुआ क्या दद्दू? पर तू अपनी मोटरसाइकिल है। शेष नारायण, सब सवाल अभी कर लो तुम, हम जिंदा न बचे तो कौन कहानी सुनाएगा तुम्हें। मुंशी, वह ठीक है, मैं गाड़ी भेजता हूं। अगले 15 मिनट में थाने की गाड़ी शेष नारायण और दीपक के पास पहुंच चुकी थी। गाड़ी में दरोगा यशकांत और हमराही कौशल और गुरु थे। दरोगा यशकांत, क्या हुआ दादा? शेष नारायण, अरे साहब बड़े ही विचित्र से जानवर थे, ऐसे मैंने तो नहीं देखे आज तक। यशकांत, मतलब कैसे जानवर? समझा नहीं मैं। दीपक बीच में, अरे साहब पूरा शरीर आदमी का और सिर किसी जानवर का सा था। लाल चमकती आंखें और खेतों के बीच में मेंढक की तरह उछल कर हमारी तरफ भाग रहे थे, घुर्राते हुए। यशकांत, क्या कुछ भी बोल रहे हो? दीपक, सच में सर, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागे हैं। मेरी लाठी, दद्दू की टॉर्च, मोटरसाइकिल सब वहीं रह गई। यशकांत, ऐसा कौन सा जानवर है यार? कौशल, सर अगर ये लोग कह रहे हैं तो कुछ तो सच्चाई होगी। गुरु, अरे नहीं, कुछ गलत फहमी हुई है इन लोगों को। दीपक जोर देते हुए, नहीं भैया, हमने 2 बार उन्हें देखा है, 8-10 थे कम से कम। गुरु, मगर दीपक यार ये कैसे संभव है? शेष नारायण बौखलाते हुए, हम झूठ नहीं बोल रहे लाला गुरु, हम कोई बच्चा नहीं है और न हमें इस विभाग में अपना मजाक बनवाने का शौक ही है। मानो तो दरोगा जी मान लो, नहीं तो खुद जाकर मौके पर चेक कर लो। गुरु, अरे दादा मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। आइए आप और दीपक दोनों गाड़ी में बैठिए, हम सब चलते हैं सुरजनपुर की पुलिया पर और चेक करते हैं। सारे लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं और चल देते हैं सुरजनपुर की पुलिया की तरफ। अब तक हल्की हल्की भोर हो चुकी थी। दीपक डर के मारे पूरी कहानी बार बार गाड़ी में सबको बता रहा था। सभी लोग सुरजनपुर की पुलिया पर पहुंचे तो देखा वहां 8-10 गांव वाले पहले से खड़े हैं। पुलिस को देखते ही सब एक तरफ हो गए। दरोगा यशकांत गाड़ी से उतरते हुए, क्या हो रहा है? क्यों भीड़ लगा रखी है सुबह से? एक गांव वाला भागकर यशकांत के पास आया और बोला, गांव वाला साहब, हमारे गांव के कल्लन का लड़का विभोर है, कल रात शहर से वापस आया है और यहां पुलिया पर बेहोश पड़ा है। यशकांत आगे बढ़कर देखता है तो एक 33-24 साल का लड़का जमीन पर बेहोश पड़ा है। जगह जगह से कपड़े फटे हैं, कुछ खरोंचों के भी निशान हैं और उसका बैग भी फटा पड़ा है। सारा सामान फैला हुआ है। यशकांत, उठाओ इसे, जल्दी अस्पताल ले चलो। गांव वालों की मदद से विभोर को उठाया जाता है और गाड़ी अस्पताल की ओर दौड़ पड़ती है।
घायल विभोर को लेकर सारे पुलिस वाले सरकारी अस्पताल में पहुंचते हैं। वहां उसे प्राथमिक इलाज दिया जाता है। विभोर अब भी बेहोश ही था। कल्लन, विभोर का पिता, मायूस और घबराया सा इधर उधर घूम रहा था। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं। कल्लन, कैसा है मेरा बच्चा? डॉक्टर, कुछ छोटे हैं मगर घबराने की जरूरत नहीं, कोई भी घाव गहरा नहीं है, जल्द ही ठीक हो जाएगा। दरोगा यशकांत, मगर डॉक्टर साहब आखिर इस लड़के को हुआ क्या है? डॉक्टर, घाव और खरोंचें देखकर लग रहा है किसी जंगली जानवर ने हमला किया है, शायद लोमड़ी, सियार, लकड़बग्घा जैसा कुछ हो, उसी से डरकर यह बेहोश हो गया होगा। खैर, वो सुरक्षित है अब। डॉक्टर वहां से चला जाता है। कौशल साहब, ये गांव का लड़का है, इन जानवरों से कैसे डर जाएगा? इनसे तो बचना आता है इसे। गुरु, और फिर शरीर के घाव से तो ये लग रहा है कि पूरा झुंड इस पर टूट पड़ा हो। तभी बीच में शेष नारायण बोले। शेष नारायण, एक बात गौर नहीं की, इसका सारा सामान फैला पड़ा था वहां। दरोगा यशकांत, उसमें कौन सी बड़ी बात है? जानवरों ने जब हमला किया तो ये बेहोश हो गया होगा। जानवरों ने खाने की तलाश में बैग फाड़ दिया होगा। दीपक, मगर खाना तो उनके सामने बेहोश पड़ा था सर। गुरु, तब भी जानवर बैग फाड़ सकते हैं। तभी वहां इंस्पेक्टर विनोद की गाड़ी रुकती है। सारे लोग सैल्यूट करते हैं। विनोद, क्या हुआ? यशकांत, दरोगा यशकांत ने पूरी बात बताई। इंस्पेक्टर विनोद, मैंने तभी वहां ड्यूटी लगाई थी। ये ड्यूटी वाले वहां क्या कर रहे थे? शेष नारायण दादा आगे आकर बोले, साहब वो हम पर भी हमला कर रहे थे, तभी तो थाने पर सूचना दी थी हमने। इंस्पेक्टर विनोद, अच्छा इसके साथ क्या हुआ है? ये तो इसके होश में आने पर ही पता चलेगा। एक आदमी यहीं अस्पताल में रहो, जैसे ही विभोर को होश आए मुझे बताना। बाकी लोग साथ चलो सुरजनपुर की पुलिया। सभी लोग सुरजनपुर की पुलिया पहुंचते हैं और घटनास्थल का मुआयना करते हैं। जमीन पर चारों तरफ जानवरों के पैरों के निशान बने हुए थे। फिर सामने वाले खेत का मुआयना किया गया तो फसलों के बीच भी वैसे ही निशान थे। जगह जगह से फसलें खराब पड़ी थीं। इंस्पेक्टर विनोद, समझ नहीं आ रहा किस तरह का जानवर है ये। पैर तो आदमी के जैसे हैं मगर पंजे भी हैं। यशकांत, साहब कोई जंगली जानवर इधर तो नहीं भटक गया? इंस्पेक्टर विनोद, हो सकता है मगर ये अकेले जानवर का काम नहीं है, ये कई होंगे। फसल पूरी चौपट कर दी है। गुरु आगे आते हुए बोले, सर यही तो शेष नारायण दादा और दीपक बता रहे थे कि वो 8-10 थे। इंस्पेक्टर विनोद, अच्छा तो उन लोगों ने देखा है उन्हें? गुरु, जी साहब तभी तो दोनों भागे थे यहां से। अब तक वहां गांव वाले भी इकट्ठा हो चुके थे। इंस्पेक्टर विनोद ने शेष नारायण को बुलाया और कहा, पूरी बात फिर से बताओ। तभी बीच में एक गांव वाला बोला, मुझे तो ये आदि खलवा का काम लग रहा है। इंस्पेक्टर विनोद चौंकते हुए बोले, आदि खलवाए क्या है? गांव वाला, साहब जानवर होता है एक, ये किसी भी जानवर या मानव को बीच से चीर देता है और आधा हिस्सा लेकर भाग जाता है। इंस्पेक्टर, बकवास, कुछ भी बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। तभी दूसरा गांव वाला बोलता है, अरे साहब होता है, 15 साल पहले भी ऐसी ही घटनाएं हुई थी। यशकांत, यहीं पर आपके गांव में? गांव वाला, हाँ साहब, उस वक्त बड़ा कोहराम मचा था यहाँ, लोगों ने घरों से निकलना तक बंद कर दिया था। गांव से कई जानवर गायब हो गए थे और कई के तो आधे शरीर ही मिले थे। इंस्पेक्टर, अच्छा फिर ये सब शांत कैसे हुआ? गांव वाला, अपने आप ही हो गया था साहब। धीरे धीरे सब भूल भी गए, मगर अब लग रहा है कि फिर से वो सब लौट आए हैं। इंस्पेक्टर, ऐसा कुछ नहीं है, खामखा डर का माहौल मत बनाओ, हम सब देख लेंगे। सारे पुलिस वाले गाड़ी में बैठते हैं और निकल पड़ते हैं। इंस्पेक्टर विनोद, यशकांत जल्दी पता लगाना होगा ये सब क्या है। दरोगा यशकांत, सर अगर 15 साल पहले इस थाना क्षेत्र में ऐसी कोई घटना हुई है तो जरूर हमारे रिकॉर्ड में होगी। मैं प्रमोद मुंशी से चेक करवाता हूँ। इंस्पेक्टर, हाँ पता करवाओ, और 2 सिपाही क्षेत्र में लगाओ ये पता करने के लिए कि ये आदि खलवा क्या बला है। अगर 15 साल पहले की घटना है तो जरूर कोई ना कोई मिलेगा जो ठीक से जानता हो पूरी बात। यशकांत, हाँ पता करवाता हूं सर। तभी गुरु का फोन बजता है। वह बात करता है और फिर इंस्पेक्टर से कहता है, साहब वो विभोर को होश आ गया है। इंस्पेक्टर, अच्छा तो अस्पताल की ओर लो गाड़ी। इंस्पेक्टर विनोद अपनी टीम के साथ अस्पताल पहुंचते हैं। वहां विभोर दर्द से कराहता हुआ लेटा होता है और पास ही उसका बाप कल्लन बैठा था। इंस्पेक्टर पास जाकर बोलता है, कैसी तबीयत है विभोर? विभोर लेटे लेटे ही ठीक होने का इशारा करता है। इंस्पेक्टर, सारे लोग बाहर निकल जाओ, मुझे कुछ बात करनी है विभोर से। सारे लोग बाहर निकल जाते हैं, बस पुलिस टीम वहां रह जाती है। इंस्पेक्टर विनोद, हाँ तो विभोर पूरी घटना बताओ कि क्या हुआ था रात को और तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? विभोर कराहते हुए, सर मैं सुरजनपुर की पुलिया पर उतरा और अपना सामान उतारा। सामान उठाकर पुलिया पर रख दिया और पापा का इंतजार करने लगा, क्योंकि शहर से निकलते वक्त पापा को बता दिया था
कि मैं आ रहा हूं। पापा ने भी कहा था कि पुलिया पर उतरकर फोन कर देना, मैं लेने आ जाऊंगा। मैंने पापा को फोन मिलाने के लिए जेब से फोन निकाला तो उसकी बैटरी खत्म हो चुकी थी। मैंने वहां मोटरसाइकिल खड़ी देखी और पास ही एक लाठी और टॉर्च पड़ी हुई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने लाठी और टॉर्च उठाकर मोटरसाइकिल के पास रख दी। मुझे लगा कि कोई आदमी पास ही होगा, शायद खेतों में पानी लगाने आया होगा। सोचा वह मुझे भी गांव तक छोड़ देगा। मैंने 3-4 बार आवाज दी, कोई है, कोई है क्या? तभी पुलिया के नीचे से गुर्राने की सी आवाज आई, जैसे कोई जानवर हो। मैं सतर्क हो गया और मैंने एक हाथ में टॉर्च और दूसरे में लाठी ले ली। मैं सकपकाया सा चारों तरफ देख रहा था और हर तरफ टॉर्च से रोशनी कर रहा था। आवाज अब तेज होती जा रही थी। मैं समझ गया कि यह जंगली जानवरों का कोई झुंड है जो हमला कर सकता है। मैंने अपने आप से कहा, आज बुरे फंस गए। बाम बो बकिसकी डिब्बे थे। पापा अक्सर कहते हैं, समय से निकलो ताकि शाम होने से पहले गांव पहुंच जाओ, मगर मैं उनकी बात सुनता नहीं था। उस रात मुझे इस बात का बहुत अफसोस हो रहा था। भयानक आवाजें बढ़ती जा रही थीं सर। जब आवाज बिल्कुल करीब से आने लगी तो मैंने पीछे मुड़कर देखा और जो देखा साहब, मेरी आंखें फटी रह गईं। खून सूख सा गया। मैं पूरा स्तब्ध रह गया। मैंने ऐसा कुछ अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। इंस्पेक्टर बीच में टोकते हुए, अरे आखिर वो था क्या जिससे इतना डर गए तुम? विभोर गहरी सांस लेते हुए, आदि खलवा। आदि खलवा था सर वो? दरोगा यशकांत चौंकते हुए, आदि खलवा, यह क्या बला है और तुम कैसे पहचानते हो उसे? विभोर बात को आगे बढ़ाते हुए, साहब बचपन से हमने गांव में उसके बारे में सुना है। उसके शरीर और बनावट को भी सुन रखा था, इसलिए पहचान लिया। इंस्पेक्टर विनोद, तो क्या देखा तुमने फिर? विभोर, सर एक लगभग 6 फीट का आदमकद जानवर जिसका पूरा शरीर बालों से ढका हुआ था। वह अपने 2 पैरों पर खड़ा था। उसके हाथ में हथेलियों से आगे बढ़े हुए पंजे थे, पैरों में भी पंजे थे। सिर किसी भेड़िए जैसा था और उसमें 2 सींग भी थे। आंखें सुर्ख लाल थीं। उसने अपना एक जोरदार पंजा मेरी गर्दन पर मारा और मैं पुलिया से टकराते हुए जमीन पर गिर गया। मेरे हाथ से लाठी और टॉर्च सब छूट गए। फिर वह मेंढक की तरह जमीन पर बैठ गया और गुर्राने लगा। मेरा सिर पूरा चकरा गया था। मैं डरकर खुद को संभालते हुए पुलिया से पीठ लगाकर बैठ गया। तभी वह आदि खलवा अपनी जगह से उछलकर एकदम पुलिया पर आ गया और ठीक मेरे सिर के ऊपर बैठ गया। मैं इतना कांप रहा था कि ऊपर देखने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। सारे पुलिस वालों के मुंह हैरानी से खुले हुए थे। दरोगा यशकांत, फिर क्या हुआ? विभोर, सर मैं तो समझ चुका था कि आज मेरा अंत निश्चित है। आदि खलवा ने पुलिया पर बैठे ही एक जोरदार आवाज निकाली। फिर जो नजारा सामने था, साहब मैं मरा तो नहीं, लेकिन प्राण मुंह को आ चुके थे। शेष नारायण बुरी तरह चौंकते हुए, ऐसा क्या देखा तुमने? विभोर, सर उस आदि खलवा की आवाज से चारों तरफ से 10-12 आदि खलवा निकल आए। पुलिया के नीचे से, झाड़ियों से, खेतों में, फसलों के बीच से, पेड़ों के ऊपर से सब कूदते फांदते मेरे सामने और चारों तरफ जानवरों की भांति बैठ गए। सब के सब गुर्रा रहे थे और भयानक सी आवाजें निकाल रहे थे। इंस्पेक्टर विनोद, दरोगा यशकांत, हमराही कौशल, गुरु, शेष नारायण दादा और दीपक एक दूसरे को आश्चर्य से देख रहे थे। विभोर की साथ हुई घटना सुनकर सब हतप्रभ थे। तभी इंस्पेक्टर विनोद बोले, फिर क्या हुआ? विभोर एक गिलास पानी पीते हुए, सर वे सारे जानवर इकट्ठा होकर अजीब सी आवाजें निकाल रहे थे। उनमें से एक ने मेरे पैर पकड़ लिए और दूसरे ने मुझे बीच से उठा लिया। मुझे लगा अब ये मुझे मार देंगे। उन्होंने मुझे कई बार उठा कर पटका। फिर मैं बेहोश हो गया। उसके बाद तो यहीं अस्पताल में आंख खुली। इंस्पेक्टर विनोद, और कुछ याद है? विभोर, नहीं सर, जो कुछ था मैंने आपको बता दिया। इंस्पेक्टर विनोद, ठीक है, आराम करो। इंस्पेक्टर विनोद अपनी टीम के साथ बाहर निकलते हैं और गाड़ी में बैठकर थाने की ओर रवाना होते हैं। दरोगा यशकांत, सर क्या लग रहा है, क्या हो सकता है? इंस्पेक्टर विनोद कुछ सोचते हुए, यार केस कुछ अजीब तो है, मगर समस्या वैसी नहीं है जैसी लग रही है। हालांकि ये सब ऐसे हो रहा है कि बहुत कुछ योजनाबद्ध लगता है, मगर बात कुछ और ही है। हमें जल्द से जल्द इसका पता लगाना होगा कि ये सब आखिर है क्या। शेष नारायण दादा बीच में, पर साहब विभोर तो बहुत कुछ बता रहा था। उसके हिसाब से ये कोई भयंकर जानवरों का झुंड है। दरोगा यशकांत, देखा तो आपने भी था ना दादा, आपको भी तो यही लगा। मगर हम पुलिस हैं, कोई आम आदमी नहीं। हम कहानी के अंत के बाद भी सोचते हैं। हमें कहानी को अपने नजरिए से देखने की आदत है, और मेरा नजरिया ये है कि वो कोई जानवर नहीं है, ये कुछ और ही है। कौशल, अरे नहीं साहब, वो विभोर कोई बच्चा नहीं है। उसने तो साफ साफ काफी करीब से देखा है।
इंस्पेक्टर विनोद, ठीक है, मान लेते हैं कि अजीब से जानवरों का झुंड था। ये भी मान लेते हैं कि वे नरभक्षी जानवर हैं। तो मुझे ये बताओ कि फिर विभोर क्यों जिंदा है? गुरु, हो सकता है सर, जब तक गांव वाले वहां पहुंच गए हों। जब हम पहुंचे थे तब भी गांव वाले ही तो घेरे खड़े थे विभोर को। इंस्पेक्टर विनोद, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है गुरु, मगर हम यथार्थ पर काम करते हैं, मिथ्या और अनुमान पर नहीं। तभी चालक संजय ने थाने में गाड़ी रोक दी। इंस्पेक्टर विनोद, यशकांत, तुमने मुंशी से 15 साल पुराने रिकॉर्ड चेक करने को कहा था। यशकांत, हाँ सर, रिकॉर्ड तैयार हैं। इंस्पेक्टर विनोद, ठीक है, तो सब लोग जाकर नहा धो लो, खाना खा लो, कुछ देर आराम कर लो। 2 बजे थाने पर ही मिलना। सब सैल्यूट करते हैं और तितर बितर हो जाते हैं। उधर सुरजनपुर में धीरे धीरे ये बात फैल गई कि आदि खलवा वापस आ गया है और उसने कल्लन के लड़के विभोर पर भी हमला कर दिया है। इसलिए अब कोई भी अकेले बाहर नहीं घूमेगा। दोपहर के 12:30 बज रहे थे और पद्मावती पाठशाला की छुट्टी हुई। रीना, जो सुरजनपुर गांव की ही लड़की थी, वहीं पढ़ती थी। छुट्टी होने के बाद वह घर की ओर चल दी। सहेलियों के साथ उछलती कूदती रीना सुरजनपुर की पुलिया तक पहुंच गई। वहां से सहेलियों को नूरपुर जाना था और रीना को सुरजनपुर। सब अलग अलग हो गए। रीना अब अकेली पैदल सुरजनपुर की ओर बढ़ रही थी। दोपहर का समय, तेज धूप और लहलहाती फसलें, खेतों के बीच से होकर सड़क गुजरी थी। लू चल रही थी और फसलों से सरसराहट की आवाजें आ रही थीं। रीना कुछ सोचते और खेलती हुई आगे बढ़ रही थी कि अचानक एक काला सा साया उसके सामने आ गया। रीना एकदम डर गई और घबराकर जमीन पर गिर पड़ी। उसने ऊपर देखा तो वही जानवर नुमा आदि खलवा उसके सामने खड़ा था। गर्दन से ऊपर भेड़िए का मुंह देखकर रीना के पसीने छूट गए। उसका गला सूख गया और आवाज तक नहीं निकल रही थी। आदि खलवा के सिर के पीछे सूरज चमक रहा था। तेज धूप की वजह से रीना को कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वह बार बार पलकें झपका रही थी। आदि खलवा उसके ऊपर झुका और जोर से गुर्राया। रीना की सांसें तेज हो गईं। उसने हिम्मत करके अपना बस्ता आदि खलवा के मुंह पर दे मारा। आदि खलवा थोड़ा सा हिला। रीना ने उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन आदि खलवा ने उसका पैर पकड़कर उसे खींच लिया। रीना अब जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी बचाओ बचाओ की चीख से पूरा माहौल गूंज उठा। आदि खलवा ने एक जोरदार पंजा रीना की गर्दन पर मारा, जिससे वह लुढ़कती हुई पुलिया के नीचे गिर गई। आदि खलवा भी उछलकर पुलिया पर बैठ गया और हुंकार भरने लगा। फिर वह पुलिया से नीचे कूदा और देखा तो वहां रीना नहीं थी। रीना पुलिया की दूसरी तरफ से निकलकर भाग गई थी। आदि खलवा गुस्से में भौचक्का हो गया और उसी दिशा में भागने लगा जिधर रीना भाग रही थी। रीना बदहवास सी पूरी ताकत लगाकर भाग रही थी और उसके पीछे आदि खलवा उछलता और चिंघाड़ता हुआ आ रहा था। जितनी तेज रीना भाग सकती थी वह भागे जा रही थी। खेतों के बीच से भागती हुई रीना अचानक मुख्य सड़क पर पहुंच गई और सीधे हरि से टकरा गई। हरि साइकिल पर था। अचानक हुई टक्कर से हरि साइकिल समेत गिर गया और रीना भी वहीं गिर पड़ी। हरि ने रीना की हालत देखकर उसे तुरंत उठाया और पूछा, क्या हुआ? क्या हुआ रीना बेटा, क्या हुआ? रीना हरि की गोद में लेटे लेटे खेतों की ओर इशारा करती हुई बस इतना बोली, आदि खलवा, और बेहोश हो गई। हरि भौचक्का सा खेतों की ओर देखता रह गया। रीना को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह खबर गांव में आग की तरह फैल गई और थाने तक पहुंच गई। इंस्पेक्टर विनोद, दरोगा यशकांत और टीम के साथ मौके पर पहुंचे। रीना को होश आने पर उससे पूछताछ की गई। हरि ने भी जो देखा था वह बताया। इसके बाद सारे लोग बाहर निकल आए। इंस्पेक्टर विनोद, यशकांत, उन रिकॉर्ड से कुछ पता चला? यशकांत, नहीं सर, कुछ भी जांच में काम आने योग्य नहीं है। बस 1-2 जगह आदि खलवा का जिक्र है, फिर ज्यादा कुछ नहीं लिखा। इंस्पेक्टर विनोद, ठीक है, जिस तरह से यह सब हो रहा है हमें जल्दी ही इस सब का पर्दाफाश करना होगा। अगर यह जानवर है तो कंफर्म हो और अगर कुछ और है तो वह भी सामने आए। यशकांत साहब, हमें इसका पता लगाना होगा, कुछ तो प्लानिंग करनी होगी। इंस्पेक्टर विनोद, एक बात गौर करने लायक है कि ये सारी घटनाएं सुरजनपुर की पुलिया पर ही हो रही हैं। कुछ तो बात है वहां। यशकांत, हाँ बात तो सही है सर, हमें वहीं तफ्तीश करनी चाहिए। इंस्पेक्टर विनोद, हाँ, पर मुझे लगता है दिन में तफ्तीश करने से कोई फायदा नहीं होगा, हमें रात में जाना चाहिए। यशकांत, रात में जाना सही रहेगा सर। मेरा मतलब, अगर वह कोई जानवर है तब तो रात में वह और भी भयानक हो जाता होगा। इंस्पेक्टर विनोद, अगर जानवर है भी यशकांत, तो हमें यह बंदूक क्यों दी गई है? जब जान पर बनाए तो गोली चला देना, बाकी देखेंगे बाद में। यशकांत, ठीक है सर, आज रात को ही इस पर काम करते हैं। तभी गुरु बीच में बोला, सर ऐसे शायद कुछ भी हाथ ना आए, हमें कुछ प्लान करना होगा। इंस्पेक्टर विनोद, जैसे क्या? गुरु, सर
वह हमें वर्दी में देखकर शायद हमला न करे। हम प्लान करते हैं कि कोई एक आदमी रात 1 या 2 बजे सुरजनपुर की पुलिया पर उतरे और सुरजनपुर की तरफ पैदल चले। बाकी लोग बस में रहेंगे। आसपास छिपने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आसपास तो वह खुद भी छिपा हो सकता है। थोड़ी दूर जाकर लाइट बंद करके बस को रोक देंगे और चौकन्ने होकर छिप जाएंगे। जो एक आदमी सुरजनपुर की ओर जाएगा वह मैं असलाह होगा। अगर उसे कुछ गड़बड़ लगती है या जान का खतरा महसूस होता है तो गोली चलाने से नहीं चूकेगा। तब तक हम लोग पहुंच जाएंगे। दरोगा यशकांत, प्लान तो सही है, पर इतना रिस्क लेगा कौन? कौशल, सर मैं तैयार हूं। यशकांत, ठीक है, पर कौशल हर वक्त चौकन्ना रहना। कौशल, जी सर। मैं भी तो देखूं यह आदि खलवा क्या बला है। सारे लोग थाने पहुंचते हैं और रात की प्लानिंग में लग जाते हैं। पूरी तैयारी कर असलाह लेकर सब निकलते हैं और शहर पहुंचते हैं। वहां से सुरजनपुर की बस पकड़ते हैं और चालक संजय से कह दिया जाता है कि पुलिस की गाड़ी बस के थोड़े पीछे रखना। रात होते ही सारे लोग सुरजनपुर की अंतिम बस में अलग अलग सीटों पर बैठ जाते हैं। कौशल सुरजनपुर की और बाकी लोग अलग अलग गांव की टिकट ले लेते हैं। बस चल देती है। सभी लोग अलग अलग बैठे थे ताकि किसी को शक न हो। बस अगले 45 मिनट में सुरजनपुर की पुलिया पर पहुंच जाती है। कंडक्टर आवाज देकर बुलाता है और कौशल अपना सामान लेकर सुरजनपुर की पुलिया पर उतर जाता है। बस चली जाती है। कौशल धीरे से अपनी कमर पर हाथ लगाकर रिवॉल्वर चेक करता है। बस थोड़ी दूर जाकर रुकती है और बाकी के लोग अंधेरे में छिप जाते हैं। बस वहां से चली जाती है। कौशल पुलिया पर अपना बैग रखता है और पुलिया पर बैठ जाता है। एक सिगरेट निकालता है और पीने लगता है। सिगरेट के कश लेते हुए चारों तरफ देखता है और फिर अपनी घड़ी देखता है। घड़ी में 1:35 बज रहे थे। वह खुद से बोलता है, यार लेट हो गया, लगता है पैदल ही जाना होगा गांव। सिगरेट फेंकता है, कपड़े झाड़ता है और फिर अपना बैग उठाकर गांव की ओर चल देता है। धीरे धीरे वह आगे बढ़ता जा रहा था। तभी उसे लगा जैसे बगल के खेत में कोई उसके साथ चल रहा हो। वह चौकन्ना होकर चलने लगता है। उधर इंस्पेक्टर विनोद, दरोगा यशकांत, शेषनारायण दादा, दीपक झाड़ियों में झरने बैठे थे। दीपक चारों तरफ देखते हुए शेषनारायण दादा से धीरे से बोला, दद्दू, गुरु भैया नहीं उतरे क्या बस से? शेषनारायण ने भी चौंक कर चारों तरफ देखा और यशकांत दरोगा जी से बोले, साहब गुरु रह गया बस में। यशकांत ने चुप रहने का इशारा किया और कहा, शायद सोता रह गया हो, अभी चारों तरफ ध्यान दो। सारे लोग चुप बैठ जाते हैं। कौशल एकदम चौकन्ना होकर सुरजनपुर की ओर चले जा रहा था और अब आवाज आना भी बंद हो गई थी। वह कभी कभी पीछे मुड़कर भी देख लेता था मगर कोई नहीं दिखता था। झिंगुर की आवाज से पूरा माहौल गूंज रहा था। कौशल को चलते चलते आधा घंटा हो गया था। सुरजनपुर ज्यादा दूर नहीं रह गया था। अब उसे लगने लगा कि अब कुछ नहीं होगा। उसने रुककर इंस्पेक्टर विनोद को फोन मिलाया। इंस्पेक्टर विनोद, हाँ कौशल बोलो क्या हुआ? कौशल, जय हिंद सर, मुझे नहीं लगता साहब अब कुछ होगा, मैं सुरजनपुर पहुंचने ही वाला हूं। इंस्पेक्टर विनोद, जय हिंद। मुझे भी यही लग रहा है कि जैसे वह चौकन्ने हो गए हों। कोई नहीं, हम तुम्हारे पीछे ही हैं। तुम लौट आओ और चालक संजय को फोन कर दो, गाड़ी इधर ही ले आएगा। कौशल, जी सर। कौशल वापस पुलिया की तरफ लौट लेता है और चालक संजय को भी पुलिया पर पहुंचने को बोल देता है। सारे लोग झाड़ियों से निकल आते हैं और पुलिया पर बैठ जाते हैं। दरोगा यशकांत, साहब यह तो पूरा प्लान ही फेल हो गया, कुछ भी हाथ नहीं लगा। इंस्पेक्टर विनोद, हाँ यशकांत, होता रहता है यह तो, पर हमें अपनी कोशिश में कमी नहीं करनी चाहिए। यशकांत, हाँ यह तो है साहब। तभी चालक संजय पुलिया पर गाड़ी रोकता है। सारे लोग उठकर खड़े हो जाते हैं। दीपक पीछे का दरवाजा खोलता है तो उसमें एक तरफ गुरु और एक तरफ एक गांव वाला बैठा था। दीपक चौंक कर, यह कौन है भैया? गुरु गांव वाले की तरफ देखकर मुस्कुरा जाता है और फिर इंस्पेक्टर विनोद की तरफ देखता है। इंस्पेक्टर विनोद के चेहरे पर भी विजयी मुस्कान आ जाती है। दरोगा यशकांत, शेष नारायण दादा और दीपक हतप्रभ से कभी इंस्पेक्टर विनोद को देख रहे थे तो कभी गुरु को। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इंस्पेक्टर विनोद, हाँ तो गुरु, आखिर फंस गई चिरैया जाल में। गुरु हंसकर, जी साहब, मगर फड़फड़ाई बहुत साहब, मैंने भी निकलने नहीं दी जाल से। इंस्पेक्टर विनोद सबसे बोला, प्लान फेल नहीं सफल हुआ है। संजय, चलो अब थाने। गाड़ी थाने की ओर रवाना हो जाती है। गाड़ी पुलिया से थोड़ी आगे बढ़ी ही थी कि अचानक से भयंकर रूप से चिंघाड़ता हुआ एक दैत्य जैसा जानवर गाड़ी के बोनट पर कूदता है और बुरी तरह वह गाड़ी के शीशे में पंजे मारने लग जाता है। चालक संजय एकदम से हैंड ब्रेक लगा देता है। गाड़ी लगभग पूरी घूम जाती है और वह दैत्य भी गुलाटी सी खाते हुए जमीन पर गिर जाता है। इंस्पेक्टर विनोद, ये क्या बवाल था?
गाड़ी में बैठा गांव वाला हकलाते हुए बोला, आ आ आदि खलवा। यही आदि खलवा है। इंस्पेक्टर विनोद, सभी लोग अपने सीसे चढ़ा लो। चालक संजय, सर मैंने पूरी गाड़ी पैक कर रखी है। सभी लोग घबराए हुए चारों तरफ देख रहे थे। दरोगा यशकांत, सर मुझे लग रहा है हमें यहां से निकलना चाहिए। शेष नारायण दादा, सही कह रहे हो सर, पता नहीं क्या बला है, जिंदा रहे तो फिर खोज लेंगे, मगर रात में इससे भिड़ना सही नहीं है। इंस्पेक्टर विनोद, संजय जल्दी गाड़ी निकाल लो यहां से। संजय ने गाड़ी पीछे की और आगे बढ़ा दी, मगर जैसे ही सड़क पर रोशनी पड़ी सारे लोगों के होश फाख्ता हो गए। सड़क के बीचों बीच दो आदि खलवा गुर्राते हुए झुके हुए खड़े थे। वह भेड़िए जैसे मुंह के जानवर लगातार गुर्राने की आवाज कर रहे थे। इंस्पेक्टर विनोद आंखें बड़ी करते हुए बोला, चढ़ा दो इन पर, जो भी हो, और निकालो जल्दी गाड़ी यहां से। संजय ने एक्सीलेटर दबाया मगर गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। सबने पीछे देखा तो दो आदि खलवा गाड़ी उठाए पीछे खड़े थे। संजय ने गाड़ी रोक दी। इंस्पेक्टर विनोद चीखा, अरे गाड़ी क्यों रोक दी? संजय, अरे सर, अगर इन जानवरों ने पीछे से छोड़ दिया तो हम कहीं टकरा सकते हैं। फिलहाल तो हम घिर गए हैं। इंस्पेक्टर विनोद, रुको, अभी बताता हूं इन्हें। उसने अपनी पिस्टल निकाली और लौट कर ली। गाड़ी में बैठा गांव वाला बोला, कोई फायदा नहीं है साहब, गोली इन पर असर नहीं करती, इनकी चमड़ी अलग है। इंस्पेक्टर विनोद गुस्से में, तू चुप रहेगा कुछ देर। इंस्पेक्टर विनोद ने गाड़ी का शीशा खोला और सामने वाले आदि खलवा पर फायर कर दिया। फायर की आवाज से सामने वाले दोनों दैत्य खेतों में कूद गए। संजय ने गाड़ी दौड़ा दी, मगर आदि खलवा उछलते हुए उनके पीछे भागे। मगर संजय फुल स्पीड में गाड़ी लेकर निकल गया। कुछ देर में सारे थाने पहुंच गए। इंस्पेक्टर विनोद गाड़ी से उतरा और मुंह धोने लगा। बाकी की टीम भी गाड़ी से उतर गई। दरोगा यशकांत, अब तो मानना पड़ेगा सर, ये कोई अजीब जानवर ही है। आप जो भी अंदाजा लगा रहे थे वो नहीं है। इंस्पेक्टर विनोद, यार ये कैसे संभव है? कुछ तो गड़बड़ है। गुरु, लेकिन सर आज तो बस हम लोग बच ही गए हैं। हमें साहब वन विभाग वालों को बुलाना चाहिए। इंस्पेक्टर विनोद, और क्या कहेंगे उनसे कि जो अब तक गांव वाले कह रहे थे वो सब सच है। सच में यहां कुछ नरभक्षी जानवर हैं जो उस पुलिया पर उतरने वाले हर शख्स को दिन रात शिकार बना रहे हैं, और इस गांव वाले के अनुसार तो उन पर गोली का भी असर नहीं होता। कहां से पकड़ा है गुरु तुमने इसे? गुरु, सर ये बस में बैठा था और किसी से फोन से कह रहा था कि एक सवारी है सुरजनपुर की, तुम कर दो काम। गांव वाला, अरे साहब मैं पत्रकार हूं, मुझे लगा एक सवारी उतरेगी सुरजनपुर, वो भी रात में, तो कुछ ना कुछ कांड जरूर होगा, इसलिए अपने सहयोगी से कह रहा था कि समय से पहुंच जाए न्यूज लेने। तब तक इन्होंने पकड़ लिया और कुछ कहने का मौका भी नहीं दिया। इंस्पेक्टर विनोद, तो न्यूज तो मिल गई तुम्हें, जाओ कर दो फेमस उस आदि खलवा को। गांव वाला पत्रकार, साहब हमें भी पता है कि दहशत का माहौल है, अगर मैं ऐसे में आज की न्यूज और डाल दूंगा तो पूरे क्षेत्र में आग लग जाएगी और बहुत से लोग आदि खलवा को ऐड में जुर्म करेंगे। इंस्पेक्टर विनोद, शुक्र है तुम्हें यह सब पता तो है। यशकांत यार, मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्या करना चाहिए हम लोगों को? दरोगा यशकांत साहब, पूरी रात हो गई है, हमें आज दिन भी इसी में लगेगा, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। दोपहर में इंस्पेक्टर विनोद थाने पर एक मीटिंग रखते हैं और सबको आदि खलवा के बारे में जानकारी दी जाती है। सभी सिपाहियों को हिदायत दी जाती है कि सभी अपने अपने क्षेत्र में नजर रखेंगे और कुछ भी संदिग्ध दिखेगा तो हमें खबर देंगे। रात में जितने भी लोग ड्यूटी पर रहते हैं वे सभी मई असलाह रहेंगे। मीटिंग खत्म होती है और इंस्पेक्टर विनोद दरोगा यशकांत के साथ अपने ऑफिस में आ जाते हैं। इंस्पेक्टर विनोद, यार यशकांत, कैसे पता लगाएं कि क्या है ये सब? ये मामला तो हमारी तुम्हारी नौकरी फंसा देगा। यशकांत, सर जैसे जैसे हम लेट हो रहे हैं खतरा बढ़ता जा रहा है, हमें कुछ सोचना होगा। इंस्पेक्टर विनोद, हाँ पर क्या सोचें भाई? कोई तो हल या दिशा दिखे। कल रात वाला वाकया तो हैरत में डाल देने वाला था। मैं तो इसलिए खुद पर काबू रखे था कि अगर मैं भी घबरा गया तो तुम लोगों का क्या होगा। यशकांत, सर वो मौका बहादुरी दिखाने का था भी नहीं। जब तक हमें पता ना हो कि ये क्या बला है उसका सामना करना ठीक नहीं है। इंस्पेक्टर विनोद, हाँ बात तो यही है। यशकांत, सर मैंने गुरु से कहकर सुरजनपुर, नूरपुर, पहावटी गांव में कहलवा दिया है कि कोई भी अकेला सुरजनपुर की पुलिया की तरफ नहीं जाएगा, खासकर बच्चे, औरतें, और ये भी कहलवा दिया है कि रात में बिल्कुल नहीं जाएंगे। अपने रिश्तेदारों या शहर से आने वालों से रात में आने के लिए कुछ दिन के लिए मना कर दो। इंस्पेक्टर विनोद, ये सब तो ठीक है मगर ये कोई हल नहीं है। यशकांत, सर कुछ दिन लोग नहीं निकलेंगे तो कुछ तो वारदातें रुकेंगी, तब तक हम लोग हल तो खोज ही रहे हैं। इंस्पेक्टर विनोद दिमाग पर जोर डालते हुए बोला, क्या कहा तुमने? कि कुछ दिन लोग नहीं निकलेंगे? यशकांत, जी सर। इंस्पेक्टर गहन मुद्रा में, यार यशकांत,
कहीं ये आदि खलवा यही तो नहीं चाहता है कि कोई भी सुरजनपुर की पुलिया से ना गुजरे, क्योंकि जितनी भी वारदातें हो रही हैं उसी के आसपास हो रही हैं। यशकांत: बिल्कुल सर, ये हो सकता है। हमें सुरजनपुर की पुलिया के आसपास सघन जांच करनी चाहिए। इंस्पेक्टर विनोद: नहीं, अभी नहीं, शायद उनको शक हो जाएगा, कुछ और सोचना होगा। तभी एक सिपाही ऑफिस में प्रवेश करता है। सिपाही: जय हिंद सर। इंस्पेक्टर विनोद: जय हिंद, बताओ। सिपाही: सर, एक बात बतानी थी आपको जो मैंने किसी को नहीं बताई। दरोगा यशकांत: बताओ कपिल, निसंकोच बताओ। कपिल: संकोच तो कोई नहीं है साहब, पर बात यह है, पिछले हफ्ते मेरी नाइट ड्यूटी थी लैपर्ड। पुलिस की रात्रि गश्त बाइक को लैपर्ड कहते हैं, पर तो रेसरा गांव की तरफ मैं और लवकुश दोनों गश्त कर रहे थे। रेसरा गांव में साहब पोल्ट्री फार्म बहुत से हैं। हमें अक्सर सूचना मिलती है कि उनके फार्म से मुर्गी या भेड़ बकरी चोरी हो जाते हैं या मरे मिलते हैं। रेसरा गांव वाले खुद कहते हैं कि कोई जानवर परेशान कर रहा है, तो उस रात हमने सोचा कि एक चक्कर इन फार्मों की तरफ भी लगा दिया जाए। हम लोग जब फार्म पर पहुंचे तो हमने लैपर्ड खड़ी कर दी और चारों तरफ टॉर्च जलाकर देखा। सब कुछ ठीक था। फिर कुछ देर मैं और लवकुश बातें करने लगे। तभी हमें फार्म के पीछे बनी एक पुरानी फैक्ट्री, जो अब बंद रहती है, से धुआं निकलता दिखाई दिया। मैं और लवकुश अक्सर इस तरफ आते रहते थे, मगर हमने कभी भी कोई भी हरकत उस फैक्ट्री में नहीं देखी थी। वो हमेशा ताला लगी हुई रहती थी और लोगों को ज्यादा पता भी नहीं है उसके बारे में। हमने जब कभी पता करने की कोशिश की तो गांव के एक आध बुजुर्ग ने बताया कि ये केमिकल फैक्ट्री थी 15 साल पहले रघुवर की, फिर उसे घाटा हुआ तो वो बंद कर गया। अब तो वो शहर में सेटल है परिवार के साथ। ये बंद ही रहती है अब। तो साहब, जब हमने उसमें से धुआं निकलते देखा तो मैं और लवकुश धीरे धीरे उसके पास गए। हमने टॉर्च जलाकर चेक किया तो कुछ नजर नहीं आया। हम थोड़ा और करीब गए तो वहां एक खिड़की थी जिसमें बाहर से जाली लगी हुई थी। मैंने अंदर झांक कर देखा तो खिड़की में अंदर कांच भी था। मुझे कुछ परछाई सी अंदर नजर आई। मैंने गौर करके देखा तो सर, अंदर से अजीब सी गुर्राने की आवाज आई। गुर्राने जैसी। सर, मैं और लवकुश बहुत डर गए और हम वहां से निकल आए। हमारी तो समझ में ही नहीं आया था कि क्या है ये। अब जब आदि खलवा का नाम सुना है और दीपक ने आपके साथ रात वाली घटना बताई, तब हमारी हिम्मत हुई आपको बताने की। दरोगा यशकांत: कहां बताई तुमने वो फैक्ट्री? कपिल: सर, रेसरा गांव में पोल्ट्री फार्म के पीछे, बिल्कुल एकांत में है सर। रघुवर उसका मालिक है, पर उसके परिवार का कोई भी इस गांव में नहीं रहता। कभी कभी ही आते हैं वो लोग। इंस्पेक्टर विनोद: ठीक है कपिल, तुम जाओ, हम बुलाएंगे तब आना, और ये बात किसी गांव वाले को मत बता देना। कपिल: जी सर, जय हिंद सर। इंस्पेक्टर विनोद: जय हिंद। कपिल वहां से चला जाता है। इंस्पेक्टर विनोद: यशकांत, क्या लगता है? यशकांत: जो एक कड़ी हम खोज रहे थे सर, लग रहा है वो मिल गई है। लग तो रहा है। अब हमें उस फैक्ट्री पर ही काम करना है। सर, रात में करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। शायद वो आदि खलवा रात में ही एक्टिव होते हो, मगर इसमें खतरा बहुत है। सर, आपने ही तो कहा था कि ये रिवॉल्वर किस लिए दी है सरकार ने। देखते हैं इस खतरे को भी। ठीक है, फिर आज रात की योजना बनाओ। तुम, मैं, गुरु, कौशल, दीपक, चालक संजय और शेष नारायण दादा सबको ले लेना। सर, शेष नारायण दादा को रहने देते हैं। वो बुजुर्ग कहाँ भटकेंगे, वो जल्दी घबरा भी जाते हैं। बात घबराने की नहीं, बात अनुभव की है। अगर वो रहेंगे तो उनके अनुभव का हमें फायदा मिलेगा, भले ही वो गाड़ी में बैठे रहें बस। ये बात तो है सर। और हाँ, कपिल को भी ले लेना, उसको लोकेशन का पूरा पता है। ठीक है सर, मैं टीम बनाता हूँ। दरोगा यशकांत द्वारा टीम बना ली गई और इंस्पेक्टर विनोद को सूचित कर लिया गया। इंस्पेक्टर विनोद और दरोगा यशकांत ने रिवॉल्वर साथ ले ली। गुरु, कपिल और कौशल ने हिंसास राफल ले ली। दीपक और शेषनारायण दादा ने लाठी टॉर्च ले ली। सब के सब थाने की गाड़ी में बैठकर रेसरा गांव की ओर निकल गए। इंस्पेक्टर विनोद: हो ना हो, इस फैक्ट्री में कुछ तो गड़बड़ है। दरोगा यशकांत: हाँ, ये तो है ही सर। इंस्पेक्टर विनोद: कपिल, और कुछ भी देखा था तुमने वहां? कपिल: नहीं सर, जो देखा था आपको बता दिया। गुरु: हमें गाड़ी थोड़ी दूर खड़ी कर देनी चाहिए सर, और पैदल पैदल वहां तक जाना चाहिए। दरोगा यशकांत: हाँ, ये सही रहेगा। जल्द ही गाड़ी रेसरा गांव पहुंच गई। गाड़ी बाहर खड़ी कर दी गई और चालक संजय को वहीं खड़ा करके सारे लोग चौकन्ने होकर आगे बढ़ने लगे। पोल्ट्री फार्म के जैसे ही नजदीक पहुंचे, कपिल सामने इशारा करते हुए बोला: सर, वो जो सामने दिख रही है ना, वहीं फैक्ट्री है। उस रात उसी में से धुआं निकल रहा था। इंस्पेक्टर विनोद धीरे से बोलते हैं: सुनो, 2 लोग गुरु और कपिल दाईं तरफ से जाओ और 2 लोग कौशल और दीपक बाएं से पीछे पहुंचो। शेषनारायण दादा, आप यहीं रहो। यशकांत, तुम मेन गेट पर नजर रखो और मैं उस खिड़की को चेक करता हूं जहां से कपिल ने वो सब देखा था।
सारे लोग हौले हौले से फैक्ट्री को देख लेते हैं। जैसे ही सारे लोग फैक्ट्री के पास पहुंचते हैं, सबको हल्की हल्की सिसकियों की, कराहने की आवाजें आ रही थीं। सबने हर तरफ से कोशिश की मगर प्रवेश का कोई रास्ता नहीं नजर आया। आधे घंटे की मशक्कत के बाद सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो गए। दरोगा यशकांत, सर, आवाजें तो आ रही हैं और इतनी क्लियर आ रही हैं कि लग रहा है कि कुछ लोग हैं अंदर, मगर इतनी पुरानी होने के बाद भी इस फैक्ट्री में कहीं भी कोई भी सुराख या टूट फूट नहीं है जिससे अंदर झांक कर देख सकें। इंस्पेक्टर विनोद, हाँ वही तो। मैंने हर तरफ से कोशिश कर ली मगर कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी शेष नारायण दादा बोले, साहब एक बात और है, ये सिसकियों या अजीब सी आवाजों के बीच कुछ कांच के बर्तन खटकने की भी महीन सी आवाज आती है। अगर ये आवाज इस फैक्ट्री के मेन हॉल से आ रही होती तो बहुत क्लियर आती, मगर ये आवाजें बहुत धीमे आ रही हैं। इसका मतलब इस फैक्ट्री के नीचे कोई बेसमेंट भी है जहां से ये सब आवाजें आ रही हैं। इंस्पेक्टर विनोद, हाँ बिल्कुल, ये हो सकता है। इस बात पर तो हमने गौर ही नहीं किया। दरोगा यशकांत, अगर सर बेसमेंट है तो रास्ता भी होगा। अब ये तो कंफर्म है कि कुछ तो लोग हैं इसमें, तो ये लोग आते जाते कैसे हैं? तभी खटाक की आवाज आई। सबने बाईं तरफ देखा तो थोड़ी दूर स्थित ट्यूबवेल के पास कुछ हरकत हो रही थी। इंस्पेक्टर विनोद धीरे से बोले, लेट जाओ सारे, कोई भी आवाज या हरकत मत करना। सारे लोग लेट जाते हैं। सब ट्यूबवेल की तरफ देखते हैं तो ट्यूबवेल के बगल से भेड़िया जैसे दैत्य की गर्दन निकली और उसने चारों तरफ देखा। फिर वो झटके से उछलता हुआ एकदम से बाहर आ गया। उसने हल्के से आवाज की, सबकी हालत पतली हो गई। इंस्पेक्टर विनोद धीरे से फुसफुसाया, कोई भी घबराना मत, चुपचाप लेटे रहो। अगर इन्होंने किसी पर भी हमला किया तो सब लोग फायर कर देना, ये मेरा आदेश है। इतनी देर में एक के बाद एक 8 आदिख हलवा बाहर आ गए। वो सब आपस में हुंकारे भर रहे थे और फिर एक आदिख हलवा आगे बढ़ गया। उसके पीछे पीछे बाकी भी उछलते हुए आगे बढ़ने लगे। तभी दरोगा यशकांत धीरे से बोले, सर, ये तो सुरजनपुर की पुलिया की तरफ जा रहे हैं। उस रास्ते पर तो हमारी गाड़ी खड़ी है और वहां चालक संजय अकेला है। उसके पास कोई हथियार भी नहीं है। सबने आश्चर्य से एक दूसरे की तरफ देखा। अब सारे लोग खड़े हो चुके थे। सबके चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। इंस्पेक्टर विनोद ने तुरंत अपना फोन निकाला और चालक संजय से बोले, संजय, जल्दी गाड़ी में बैठो और गाड़ी पूरी लॉक कर लो। संजय बिजली सी फुर्ती के साथ गाड़ी में प्रवेश कर गया और पूरी गाड़ी के शीशे चढ़ाकर लॉक कर ली और तभी उसको आवाज आई गुर्राने की। उसने कांपते हुए बगल में शीशे से बाहर देखा तो आदिख हलवा शीशे के बाहर ही धीरे धीरे अपना सर ऊपर ला रहा था। संजय गाड़ी में लेट गया। बिल्कुल उसने दूसरी तरफ देखा तो उस तरफ भी एक आदिख हलवा झुका सा दिख रहा था। वो हल्की हल्की सांस लेते हुए चुपचाप लेटे रहा। तभी एक आदिख हलवा उछल के बोनट पर आ गया और उसने मुंह से लार टपकाते हुए हुंकार भरी। संजय ने डर से आंखें बंद कर ली थीं। तभी आदिख हलवा को संजय दिख गया। उसने जोर जोर से चिंघाड़ते हुए शीशे पर पंजे मारना शुरू कर दिया। उसकी देख और भी आदिख हलवा गाड़ी पर चढ़ गए और खरोंचों की हुकारों की आवाजें हर तरफ से आने लगीं। संजय हिम्मत करके सीधा बैठा और उसने गाड़ी स्टार्ट की। उसने बैक गियर डाला और झटके से गाड़ी पीछे ली। 2 आदिख हलवा जमीन पर लुढ़क गए। उसने पूरी गाड़ी घुमाकर दौड़ा दी सड़क पर। आदिख हलवा हुंकारे भरते हुए उसके पीछे उछलते हुए दौड़ लिए। इंस्पेक्टर और पूरी टीम सहमी सी ये सब देखती रह गई। इंस्पेक्टर विनोद, बहुत हिम्मत है संजय में तो। दरोगा यशकांत, सर, मौत सर पर आ जाती है तो हिम्मत भी आ ही जाती है। तभी उनके पीछे से आवाज आती है। सबकी आंखें फटी रह जाती हैं। पीछे देखने की किसी की हिम्मत नहीं थी। इंस्पेक्टर विनोद, दरोगा यशकांत, शेष नारायण दादा, गुरु, कौशल, कपिल और दीपक सबने पीछे मुड़कर देखा तो सामने एक आदिख हलवा खींचे निकालता सा खड़ा था। सबने डरते हुए अपने अपने असलाह उसकी ओर तान दिए। आदिख हलवा गुर्राते हुए सबको देख रहा था। इंस्पेक्टर विनोद, सब अपने असलाह लौट कर लो। खटखटाक की आवाज के साथ सारे असलाह लौट हो जाते हैं। दरोगा यशकांत, सब लोग नजरें गड़ाए रखो, ये किसी पर भी हमला कर सकता है। इंस्पेक्टर विनोद, धीरे धीरे सारे लोग पीछे हटेंगे। सारी फोर्स एक एक कदम पीछे हटना शुरू कर देती है। तभी शेष नारायण दादा का पैर खेत में एक गड्ढे में चला जाता है और वो झटके से गिर जाते हैं। आदिख हलवा एकदम से गुर्राते हुए उनके ऊपर आ जाता है। शेष नारायण दादा डर के मारे चुपचाप लेटे रहते हैं। तभी आदिख हलवा अपना एक पंजा उठाता है और जोर से शेष नारायण दादा की छाती पर वार करने ही वाला होता है कि कौशल फायर कर देता है। गोली सीधे आदिख हलवा के सीने में लगती है। वो बुरी तरह चिंघाड़ता है और जमीन पर दूसरी ओर गिर जाता है।
शेषनारायण दादा उठकर फोर्स के पास भाग खड़े होते हैं। गुरु, सर ये मर गया क्या? दरोगा यशकांत, लग तो रहा है। गुरु, सर एक गोली में कैसे मर सकता है? इंस्पेक्टर विनोद, अरे हो सकता है बेहोश हुआ हो। कौशल, पर सर गिरा तो ऐसे है कि जैसे मर गया हो। शेषनारायण दादा, मगर वो गांव वाला तो कह रहा था कि इन पर गोली असर नहीं करती। कपिल, सर जाकर चेक करूं। इंस्पेक्टर विनोद, अरे पागल हो क्या, रिस्क नहीं ले सकते। सब लोग पीछे हटो और सड़क पर पहुंचो। सारे लोग सड़क पर पहुंच जाते हैं। तभी इंस्पेक्टर विनोद का फोन बजता है। इंस्पेक्टर विनोद, हेलो। हाँ संजय, कहाँ हो तुम? चालक संजय हांफते हुए बोला, सर मैं तो थाने में हूं। बड़ी मुश्किल से जान बची है साहब। इंस्पेक्टर विनोद, चलो ये भी ठीक है कि तुम ठीक हो। संजय, वहां सब ठीक है, मैं लेने आऊं आप लोगों। इंस्पेक्टर विनोद, वो आदि खलवा कहाँ गए जो तुम्हारे पीछे थे? संजय, सर मैं तो गाड़ी तेज चला के निकल आया था, वो पीछे रह गए थे। मुझे लग रहा है वो सुरजनपुर की पुलिया की तरफ निकल गए होंगे। इंस्पेक्टर विनोद, ठीक है तो तुम थाने से असलाह ले लो और हमें लेने आओ जल्दी, और हाँ चौकन्ने रहना। संजय, ठीक है साहब। अब सारे लोग सड़क पर खड़े थे और वो आदि खलवा जिस पर कौशल ने गोली चला दी थी वो खेतों के बीच में पड़ा था। दरोगा यशकांत, सर हमें चेक करना चाहिए। इंस्पेक्टर विनोद, हाँ मैं बस थोड़ा इंतजार इसलिए कर रहा हूं कि अगर ये बेहोश है या नाटक कर रहा है तो कुछ तो हरकत करे जिससे हम सचेत हो जाएं। दरोगा यशकांत टार्च मारते हुए, सर वो तो निढाल हो पड़ा है, लगता है कौशल का निशाना सही लगा है बिल्कुल। इंस्पेक्टर विनोद, ठीक है सब लोग असलाह लौट कर लो और पूरे सतर्क हो, आगे बढ़ो। सारे लोग चारों तरफ देखते हुए आदि खलवा की ओर बढ़ते हैं। जब आदि खलवा तक पूरी फोर्स पहुंचती है तो इंस्पेक्टर और दरोगा दोनों गौर से देखते हैं कि जैसा अब तक लोगों ने बताया था ये बिल्कुल वैसा ही अजीब सा जानवर था। इसका मुंह भेड़िया सा, हाथों और पैरों पंजे और बाकी की काया इंसान सी थी। ऐसा लग रहा था कि प्रकृति ने एक नई प्रजाति को जन्म दिया हो। इंस्पेक्टर विनोद चौंकते हुए बोले, ये तो वास्तविक कोई जानवर है। दरोगा यशकांत, जी साहब हम तो कुछ और ही अंदाजा लगा रहे थे अब तक। इंस्पेक्टर विनोद, मैं तो सोच रहा था कि ये जरूर कोई चोरों का समूह है जो लोगों को भ्रमित कर रहा है। गुरु गौर करते हुए बोला, साहब ये बहुत हल्की हल्की सांस ले रहा है। फिर सबने गौर किया और उसे जब पलटा गया तो उसके सीने से खून बह रहा था। वो हल्के हल्के सांस ले रहा था। शेषनारायण दादा, साहब ये जल्द ही मर जाएगा। इंस्पेक्टर विनोद, मरे तो मर जाए, हमें कौन सा रिसर्च करनी है इस पर, हमें तो ये पता करना है अब कि ये ट्यूबवेल के पास से कहां से निकले थे। दरोगा यशकांत ट्यूबवेल पर टार्च मारते हुए, चलिए सर चेक करते हैं। सारे लोग उस तरफ जाते हैं तो वहां खेतों के बीच में ट्यूबवेल के पास एक ढक्कन सा लगा था। कपिल, सर यही वो जगह है शायद जहां से वो निकलते हैं। दरोगा यशकांत, इसका मतलब इसके नीचे कुछ ना कुछ रहस्य जरूर है। इंस्पेक्टर विनोद, हाँ पर हमें और भी फोर्स चाहिए होगी और बड़ी प्लानिंग करनी होगी। गुरु, पर साहब हम इसको कम से कम अभी चेक कर सकते हैं। इंस्पेक्टर विनोद, पागल मत बनो, हमें नहीं पता यहां क्या चल रहा है, हमें पूरी तैयारी से आना होगा वरना हम सबकी जान को खतरा है। दरोगा यशकांत, सच कह रहे हैं सर, नीचे कितने ऐसे जानवर हैं या क्या अजीब है, हम बस अंदाजा ही तो लगा सकते हैं, इसलिए इस बार कोई चूक नहीं होनी चाहिए। तभी दूर से पेड़ों के हिलने की आवाज आती है। शेषनारायण दादा, साहब लगता है वो आदि खलवा वापस आ रहे हैं। इंस्पेक्टर विनोद, सारे लोग जल्दी निकलो, यहां से और दूर जाकर छिप जाओ। असलाह के साथ सब चौकन्ने रहेंगे। सारे के सारे छिप जाते हैं। सामने से हुंकार सी भरते हुए गुर्राते से कई आदि खलवा वहां आ जाते हैं। रात के अंधेरों में उनके लंबे चौड़े शरीर और सबके हाथों में कुछ मरी हुई मुर्गी बत्तख लग रही थी। वो उसी जगह पहुंचते हैं जहां ट्यूबवेल के पास ढक्कन सा था। तभी जो आदि खलवा गोली लगकर पड़ा था वो बुरी तरह चिंघाड़ता है और सारे आदि खलवा उसके पास आ जाते हैं। वो उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसका मुआयना सा करते हैं। वो उसे उठाते हैं। एक आदि खलवा वो ढक्कन उठाता है और घायल आदि खलवा को लेकर उसमें उतर जाता है। ढक्कन बंद हो जाता है। बाकी के आदि खलवा उछलते हुए बगल में जो पुरानी फैक्ट्री थी उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और छत से गायब से हो जाते हैं। शेषनारायण दादा धीरे से बोले, ये सब हो क्या रहा है? एक उस ढक्कन से गया है और बाकी उस फैक्ट्री की छत पर चढ़ गए हैं साहब। इंस्पेक्टर विनोद, आज यहाँ का पर्दाफाश करके रहेंगे हम। तभी चालक संजय वहां गाड़ी लेकर आ जाता है। सारे लोग उसमें बैठते हैं और थाने की ओर रवाना होते हैं। इंस्पेक्टर विनोद, यशकांत, मालखाने के मुंशी से कहकर गाड़ी में बॉडी प्रोटेक्टर, हेलमेट और लाठियां रखवा दो। सुनो, सारे लोग नहा धोकर फ्रेश होकर आज रात 10 बजे थाने के मुख्य द्वार पर मिलेंगे। आज सारे लोग आराम करेंगे। इन पर दिन में कार्रवाई करने से क्षेत्र में अफरा तफरी मच सकती है।
इसीलिए हमारी टीम के अलावा किसी को भी ये बात मत बताना कि हम आज रात कुछ करने वाले हैं। दरोगा यशकांत, सर टीम यही रहेगी। इंस्पेक्टर विनोद, पिछले 1 हफ्ते से यही टीम इस टास्क पर काम कर रही है, तो ये लोग कम से कम ये तो जानते हैं कि हम किससे भिड़ने जा रहे हैं, इसीलिए टीम यही रहेगी। सबके पास असलाह रहेंगे और असलाह में सबके पास पिस्टल रहेगी। माल खाने से ले लेंगे सारे। और हाँ, शेष नारायण दादा, आपके और चालक संजय के पास भी पिस्टल रहेगी। खतरा सबको है यहाँ। माल खाने से कहकर एक रस्सी और रख लेना गाड़ी में। दारोगा यशकांत, ठीक है, तो जाओ सारे लोग, रात 10 बजे मिलना पूरी तैयारी के साथ बे। सारे लोग चले जाते हैं। अपने अपने काम करके रात 10 बजे थाने के मुख्य द्वार पर खड़े होकर इंस्पेक्टर साहब का इंतजार कर रहे होते हैं। कपिल, गुरु भैया कुछ जानकारी है कि क्या योजना है? गुरु, योजना तो तब हो जब कुछ पता हो, अभी तो हम बस छानबीन करने जा रहे हैं। दीपक, फिर भैया ये इतना ताम झाम, बॉडी प्रोटेक्टर, हेलमेट आदि किस लिए? कौशल बीच में बोलते हुए, अरे भाई, सुरक्षा के मद्देनजर। कल देखा नहीं था शेष नारायण दादा पर कैसे वो आदि खलवा झपट पड़ा था, तो इन सब सामान से कुछ तो बचाव होगा ही। कपिल, हम एसएसपी साहब से कहकर और फोर्स भी तो मंगा सकते हैं। शेष नारायण दादा, और कहोगे क्या उच्च अधिकारियों से कि हमारे यहाँ अजीब से आदमखोर जानवर घूम रहे हैं जो लोगों को घायल कर रहे हैं, भेड़ बकरियों मुर्गियों को मार रहे हैं। हमें साहब उनका पता भी मालूम हुआ है, पर हम जाने की जांच करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, ये कहोगे। दीपक, तो इसमें दिक्कत क्या है? ये सब तो सच है ना दादा? शेष नारायण दादा, सच तो है बेटा, मगर नौकरी ऐसे नहीं की जाती। हमारे पास कुछ तो हो कार्यवाही के नाम पर बताने को, तभी तो उच्च अधिकारियों को बताया जाए। तभी वहां इंस्पेक्टर विनोद आ जाते हैं। इंस्पेक्टर विनोद, तैयार हैं सारे? सब लोग एक साथ कहते हैं यस सर। इंस्पेक्टर विनोद, ठीक है, तो बॉडी प्रोटेक्टर और हेलमेट पहन लो। अपने असलाह तैयार रखो। सारे लोग बॉडी प्रोटेक्टर हेलमेट पहन लेते हैं। इंस्पेक्टर विनोद, संजय चलो गाड़ी निकालो और लगाओ रेसरा गांव पर। आज उस रघुवर की फैक्ट्री देखते हैं। संजय, तुम गाड़ी के साथ रहना और चौकन्ने रहना। अगर खतरे महसूस हो तो पिस्टल निकाल लेना। चालक संजय, जी सर। गाड़ी चल देती है। दरोगा यशकांत, कोई भी अपनी मर्जी से कोई भी निर्णय नहीं लेगा। गोली तभी चलाएंगे जब अपनी या साथी की जान को खतरा हो। डरने की कोई जरूरत नहीं है। इंस्पेक्टर विनोद, हाँ ये सही है। यशकांत, कपिल और कौशल तीनों फैक्ट्री के ऊपर चढ़ेंगे, पीछे के रास्ते से, रस्सी के सहारे। मैं और गुरु उस ट्यूबवेल वाले रास्ते को घेरेंगे। शेष नारायण दादा और दीपक फैक्ट्री से बाहर सड़क पर खड़े रहेंगे और हर जगह नजर रखेंगे। कोई भी खतरा महसूस होता है तो सावधानी से छिपकर बचाव करेंगे, ठीक है? सारे लोग कहते हैं यस सर। गाड़ी रेसरा गांव में फैक्ट्री से थोड़ी दूर रोक दी जाती है। सारे लोग उतरकर आगे बढ़ते हैं। कपिल के कंधे पर रस्सी है। सब के सब फैक्ट्री के पीछे पहुंचते हैं। इंस्पेक्टर विनोद, कोई भी एक आदमी सावधानी से हौले से फैक्ट्री के ऊपर चढ़ो। कपिल कमर में रस्सी बांधकर हिम्मत करके खिड़कियों के सहारे ऊपर चढ़ता है। 15 मिनट की मशक्कत के बाद वो छत पर पहुंच जाता है। फिर वो छत पर एक कोने पर रस्सी बांध देता है। ऊपर से टार्च से इशारा करता है। दरोगा यशकांत, सर अब मुझे चढ़ना चाहिए। इंस्पेक्टर विनोद, सुनो यशकांत, समझ से काम लेना और अपनी टीम को सुरक्षित रखना। यशकांत, ठीक है सर। यशकांत रस्सी पकड़कर चढ़ने लग जाता है और जल्द ही छत पर पहुंच जाता है। उसके पीछे पीछे कौशल भी चढ़ जाता है। इंस्पेक्टर विनोद, चलो गुरु, हम ट्यूबवेल के पास का मुआयना करते हैं। आप लोग शेष नारायण दादा और दीपक मुख्य सड़क पर पहुंचो। कुछ भी अजीब लगे सूचना देना। शेष नारायण दादा और दीपक चले जाते हैं। उधर छत पर दरोगा यशकांत, कपिल, कौशल अपनी रणनीति बनाते हैं। दरोगा यशकांत, सुनो, इस छत पर हमें कुछ न कुछ जरूर मिलना चाहिए। हौले से पैरों की आवाज किए बगैर छत को छान डालो। तीनों ने अपनी टार्च जलाई और खोजने लगे। उधर चालक संजय गाड़ी लेकर जहां खड़ा था वहां उसके मुंह पर कोई टार्च मारता है। चालक संजय, कौन है बे? उधर से आवाज आती है, साहब मैं हूं कल्लन। संजय, कौन कल्लन? कल्लन पास आते हुए, साहब मैं वही हूं जिसके लड़के विभोर पर आदि खलवा ने हमला कर दिया था, अस्पताल में जो भर्ती था। संजय, अरे हां अब ठीक है लड़का तुम्हारा। कल्लन, आराम है साहब, ठीक तो नहीं है। संजय, चलो हो जाएगा। तुम इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? कल्लन, साहब गांव है ये हमारा, घूमने निकला था, आपको देखा तो चला आया। वैसे आप यहां क्या कर रहे हो? संजय, कुछ नहीं, कुछ काम है। तुम जाओ अपने बेटे को देखो। कल्लन, जी साहब कुछ पता चला उन आदि खलवा का? संजय झुंझलाते हुए, अरे जाओ भाई, कल सुबह थाने आना, तब बात करते हैं। कल्लन चला जाता है। छत पर एक कोने में कौशल को एक आधे फुट की दीवार सी दिखती है और नीचे उतरने का रास्ता भी।
पूरे रास्ते पर सूखा हुआ खून सा फैला था। दरोगा यशकांत, यहां तो मामला गहराता जा रहा है। कौशल, नीचे उतरकर चेक करूं सर? दरोगा यशकांत, रुको, इंस्पेक्टर साहब को बता दूं। यशकांत फोन मिलाता है। इंस्पेक्टर विनोद, हाँ बताओ यशकांत। दरोगा यशकांत, सर यहाँ फैक्ट्री में नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां हैं और सीढ़ियों पर बहुत सा खून पड़ा है। इंस्पेक्टर विनोद, अपने असलाह लौट करके चौकन्ने रहकर नीचे उतरो यशकांत। दरोगा यशकांत, ठीक है सर। यशकांत, कपिल और कौशल तीनों असलाह लौट कर लेते हैं। वह उधर इंस्पेक्टर विनोद शेष नारायण दादा को फोन मिलाता है। शेष नारायण दादा, जी साहब। इंस्पेक्टर विनोद, दादा कुछ अजीब या संदिग्ध लगा। शेष नारायण दादा, नहीं साहब, अब तक तो सब सामान्य ही है। इंस्पेक्टर विनोद, ठीक है, चौकन्ने रहना। फिर इंस्पेक्टर चालक संजय को फोन मिलाता है। इंस्पेक्टर विनोद, संजय, सब ठीक है। संजय, जी साहब। इंस्पेक्टर विनोद, कोई बात तो नहीं है? संजय, नहीं साहब, पर कल्लन आया था, आदि खलवा के बारे में पूछ रहा था। इंस्पेक्टर विनोद, कौन कल्लन? संजय, अरे सर, विभोर का पिता, वही लड़का जिस पर आदि खलवा ने सबसे पहले हमला किया था। इंस्पेक्टर विनोद, अच्छा अच्छा, मगर रात 11:30 बजे वो यहां कर क्या रहा था? संजय, बता रहा था रेसरा का ही हूं, मैंने वापस भेज दिया उसे। चिंता की कोई बात नहीं है साहब, उसे कुछ पता नहीं चला। इंस्पेक्टर विनोद, चिंता की बात तो है संजय, तुम्हें शायद याद नहीं है, अस्पताल में उसने अपना गांव सुरजनपुर बताया था। वहीं तो जाने के लिए उसका बेटा सुरजनपुर की पुलिया पर उतरा था उस रात। यहां रेसरा से सुरजनपुर 06 किलोमीटर है। ये इतनी रात यहां कर क्या रहा है? संजय, अरे हाँ सर, उसका गांव तो सुरजनपुर है, कुछ तो गड़बड़ है। इंस्पेक्टर विनोद फोन रखकर सारी बात गुरु को बताता है। गुरु, सर, कहीं दरोगा जी और उनकी टीम के लिए कोई खतरा ना हो जाए, आपको ये बात दरोगा जी को बता देनी चाहिए। इंस्पेक्टर विनोद, हाँ बात तो सही है। दरोगा यशकांत सतर्क हो टीम के साथ नीचे उतर ही रहे होते हैं कि उनका फोन वाइब्रेट होना शुरू कर देता है। दरोगा जी फोन उठाते हैं। इंस्पेक्टर विनोद, यशकांत, हो सकता है अंदर जो भी लोग हैं उन्हें यह पता है कि हम यहां हैं। दरोगा यशकांत चौंकते हुए, क्या यह कैसे संभव है? इंस्पेक्टर विनोद कल्लन वाली बात बता देता है। दरोगा यशकांत बात कर ही रहा होता है कि अंधेरे में सीढ़ियों से आवाज आती है। दरोगा यशकांत, कपिल और कौशल जैसे ही नीचे उतरती सीढ़ियों की तरफ देखते हैं, तभी अंधेरे में से एक पंजा सा ऊपर आता है और यशकांत की ठुड्डी पर जोरदार तरीके से पड़ता है। यशकांत का फोन छूट जाता है और वो हवा में उछलता हुआ कौशल, कपिल से टकराता हुआ छत पर गिरता है। अचानक हुए इस हमले से तीनों के असलाह दूर जा गिरते हैं और तीनों छत पर गिर जाते हैं। सीढ़ियों से उछलता हुआ एक आदि खलवा एकदम से छत पर आ जाता है और धराशायी पड़े उन तीनों को देखकर गुर्राता है। अब तक यशकांत, कपिल और कौशल भी संभल चुके थे। तीनों खड़े हो जाते हैं। बॉडी प्रोटेक्टर और हेलमेट की वजह से ज्यादा चोट नहीं आई थी उन्हें। दरोगा यशकांत, कपिल, कौशल, डर लग रहा है क्या? दोनों एक बोले, नहीं सर। यशकांत, आज इसको छठी का दूध याद दिला के रहेंगे। कपिल पैंतरा बनाते हुए, आज इस जानवर को ही देखना है साहब। कौशल मुंह भींचते हुए, सर एक साथ मुकाबला करेंगे इसका, वरना ये हमें उठा उठा के पटकेगा। दरोगा यशकांत, हाँ कपिल तुम दाएं से घेरो, कौशल तुम बाएं से, और मैं सीधे हमला करूंगा। कपिल, कौशल, ठीक है साहब। तीनों मुट्ठी भींचकर आदि खलवा की ओर दौड़ पड़े। दरोगा यशकांत ने एक जोरदार मुक्का आदि खलवा की छाती में मारा। उसी वक्त कपिल ने उसकी पीठ में एक मुक्का धर दिया और कौशल ने छलांग लगाते हुए उसके सिर में दोनों हाथ बांधकर जोरदार वार किया। आदि खलवा ने एक झटका दिया और एक पंजे से यशकांत को पकड़ा। दूसरा पंजा जैसे ही मारने वाला था, वो पंजा कपिल ने पकड़ लिया। कौशल उसके सींग पकड़कर पीठ पर लद सा गया। दरोगा यशकांत ने 2-3 मुक्के आदि खलवा के पेट पर दिए और साइड से कपिल भी उसका पंजा पकड़े जूझ रहा था। उधर कौशल भी पीठ पर वार किए जा रहा था। आदि खलवा झुंझला उठा। उसने झटके से कपिल से पंजा छुड़ाया और उसी पंजे से कपिल की छाती पर वार किया। कपिल खिच्चरता सा छत की दीवार से लगे। फिर उसने एक पंजा यशकांत में दिया तो वो भी छत पर रखे कबाड़े में घुस गया। आदि खलवा ने अपने पंजे पीछे करके कौशल को पीठ से उतारा और सामने छत पर दे मारा। कौशल दर्द से कराह उठा। आदि खलवा जोर से चिघाड़ा, इतनी तेज कि पूरा माहौल गूंज गया। कपिल ने देखा उसके पास पिस्टल पड़ी है। वो रेंग कर पिस्टल तक जाने लगा। उधर आदि खलवा के चिंघाड़ने से इंस्पेक्टर विनोद और गुरु का ध्यान भी छत की ओर गया तो उन्होंने देखा कि छत पर आधार आदि खलवा है। आदि खलवा अब धराशायी और दर्द से कराह रहे कौशल की तरफ गुर्राते हुए बढ़ा। उसने अपने एक ही पंजे से कौशल को हवा में उठा लिया और एक जोरदार पंजा कौशल के मुंह पर दिया।
कौशल का हेलमेट उतर चुका था। वो निढाल सा होकर लटक सा गया। फिर आदिक हलवा ने अपना पंजा उसके पेट में घुसाने को बढ़ाया। तभी कपिल ने पिस्टल उठाकर उसके पंजे पर गोली चला दी। गोली पंजे को छूती हुई निकल गई। आदिक हलवा ने कौशल को छोड़ दिया। कौशल बेहोश सा छत पर गिर गया। आदिक हलवा अब कपिल की ओर मुड़ा। कपिल ने दूसरा फायर किया। तब तक आदिक हलवा हवा में उछल चुका था और उसने छत की दीवार के सहारे बैठे कपिल को हवा में उठा लिया और उसकी गर्दन को काटने के लिए गुर्राते हुए मुंह खोला ही था कि इंस्पेक्टर विनोद ने ट्यूबवेल के पास से ही फायर कर दिया। आदिक हलवा ने कपिल को छत से नीचे फेंक दिया और खुद उछलता सा गायब हो गया। कपिल दूसरी मंजिल से बुरी तरह खेतों में गिरा और दर्द से छटपटाने लगा। इंस्पेक्टर विनोद और गुरु भागकर कपिल के पास पहुंचे तो कपिल छटपटा रहा था। इंस्पेक्टर विनोद ने फोन करके संजय, शेष नारायण दादा और दीपक को बुलवाया। जल्दी सबने कपिल को गाड़ी में डाला। कपिल कराहते हुए, साहब, ऊपर कौशल भी बेहोश पड़ा है और दरोगा जी की भी बुरी हालत है। इंस्पेक्टर विनोद, घबराओ मत तुम, हम सब देख लेंगे। संजय, जल्दी इसे अस्पताल ले जाओ। शेष नारायण दादा, आप भी साथ जाओ और दीपक, तुम हमारे साथ रहो। गाड़ी अस्पताल की ओर रवाना हो जाती है। इंस्पेक्टर विनोद, हमें छत पर चलना चाहिए गुरु। गुरु, नहीं सर, छत से वो आदिक हलवा चौकन्ने हो गए हैं। हमें ट्यूबवेल के बगल वाले ढक्कन के रास्ते से जाना चाहिए। इंस्पेक्टर विनोद, मगर यशकांत और कौशल तो छत पर ही धराशायी पड़े हैं, उन्हें तो निकाल लें। गुरु, तो सर मैं छत पर चढ़ता हूं और पूरी स्थिति बताता हूं। इंस्पेक्टर विनोद, ठीक है, मगर सावधान रहना और कोई भी खतरा लगे तो गोली चला देना। गुरु, ठीक है साहब। रस्सी के सहारे गुरु भी छत पर पहुंचता है और देखता है कि सब कुछ बिखरा सा पड़ा है, मगर वहां न कौशल है न यशकांत। वह चारों तरफ खोजता है मगर कुछ नहीं मिलता। वह सतर्क होकर छत के चारों तरफ खेतों में टार्च जलाकर चेक करता है तो कुछ नहीं नजर आता। फिर वह इंस्पेक्टर विनोद को फोन मिलाता है। इंस्पेक्टर विनोद, हाँ गुरु, बताओ। गुरु, साहब, यहां तो ना कौशल है ना दरोगा जी, बस एक काले रंग का शूज है जो निश्चित ही कौशल का होगा। इंस्पेक्टर विनोद, कहां गए दोनों? कहीं उन दोनों को भी तो छत से नहीं फेंक दिया? गुरु, नहीं सर, मैंने हर तरफ चेक कर लिया, वो कहीं नहीं है। इंस्पेक्टर विनोद, ऐसा तो नहीं है कि वो आदिक हलवा दोनों को उठाकर ले गया हो? गुरु, सर मुझे भी यही लग रहा है। इंस्पेक्टर विनोद, तुम सावधानी से सीढ़ियों से उतरकर चेक करो गुरु, बहुत ज्यादा चौकस रहना। गुरु, ठीक है साहब, आप ढक्कन वाले रास्ते में उतरिए। इंस्पेक्टर विनोद, ठीक है, मैं और दीपक दोनों वहां से उतरते हैं। गुरु चारों तरफ देखता हुआ अंधेरी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। उसे वहां खिचेरने के निशान दिखे। वह समझ गया कि दरोगा यशकांत और कौशल को आदिक हलवा ही उठा ले गया है। वह धीरे धीरे नीचे उतर चुका था और अब वह एक बड़े से हॉल के एक कोने पर था और सामने का नजारा हृदय विदारक था। चालक संजय और शेष नारायण दादा घायल कपिल को लेकर अस्पताल पहुंचे। रात में ही डॉक्टर बुलाया गया। एक्सरे कराया गया तो पता चला कपिल को काफी ज्यादा चोटें आई हैं, मगर कोई भी चोट गंभीर नहीं है। 2 जगह से हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ था और बाकी शरीर पर कुछ घाव थे। उसे एडमिट करा दिया गया। उधर जब गुरु छत से नीचे उतर के हॉल में आ चुका था तो उसे लगा कि जैसे वह किसी साइंटिफिक लैब में हो। चारों तरफ अजीब सी मशीनें, रसायन और बहुत बुरी गंध सी फैली हुई थी। वह सब कुछ देखते हुए असलाह हाथ में लिए आगे बढ़ रहा था। फिर वह 2nd फ्लोर से 1st फ्लोर पर उतरा। उसने देखा वहां कई जानवरों के मांस के लोथड़े पड़े थे। 1st फ्लोर के बीचों बीच एक बड़ी सी हौद जैसा कुछ था जिसमें कुछ लगातार उबल रहा था। अब वह सतर्कता से नीचे ग्राउंड फ्लोर पर उतरा और उसने देखा कि वो 2 कुर्सियों पर दरोगा यशकांत और कौशल बेहोश बंधे पड़े हैं। उन्हें 4 आदिक हलवा घेरे खड़े हैं और 2 आदिक हलवा अजीब सी मशीन से एक आदिक हलवा जो पिछली रात गोली का शिकार हुआ था उसके शरीर को काट रहे हैं। उन्होंने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर रखे थे। तभी वहां एक कमरे से सफेद सूट में एक बुजुर्ग आदमी आता है। उसके साथ गांव में अक्सर घूमने वाली एक पागल लड़की भी थी, मगर उसकी सिर्फ वेशभूषा ही पागल जैसी थी। वो दोनों ठीक ठाक बात कर रहे थे। बुजुर्ग आदमी, इन पुलिस वालों की दखलंदाजी की वजह से एक आदिक हलवा का नुकसान हो गया। पागल लड़की, बाबा ये रीता बुआ थी। बुजुर्ग आदमी, तभी कमजोर थी। हमने तो जिसको भी आदिक हलवा बनाया मजबूत ही बनाया, मगर ये हमेशा से ही कमजोर रही। रमा, पागल लड़की का नाम रमा है। तुम हमारे परिवार में सबसे मजबूत कड़ी निकली हो। रमा, आपने बाबा अपने खानदान के हर मानव को आदिक हलवा बना दिया, पर मुझे क्यों नहीं? बुजुर्ग आदमी, अगर सबको आदिक हलवा बना दूंगा तो गांव वालों और इन पुलिस वालों पर नजर कौन रखेगा? फिर ये प्रोजेक्ट चलाने के लिए मुझे बाहर से मदद भी तो चाहिए थी, जो तुमने और कल्लन की। आज भी अगर समय से कल्लन का फोन ना आता तो हमारा ये भेद सबके सामने खुल जाता और मेरी 20 साल की मेहनत पर पानी फिर जाता। रमा, मगर बाबा
एक पुलिस वाले को आदि खलवा ने छत से फेंक दिया है और 2 यहां हमारे पास हैं। अब तो पुलिस और सरकार कहीं इस फैक्ट्री पर छापा न डाल दे। बुजुर्ग आदमी, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा बेटी। रमा, क्यों बाबा? बुजुर्ग आदमी, इस फैक्ट्री के एक कमरे में मैंने बहुत सा विस्फोटक रखा हुआ है। जैसे ही खेल खत्म लगेगा, हम उस विस्फोटक से विस्फोट करके ट्यूबवेल वाले रास्ते से निकल जाएंगे। इस फैक्ट्री से कुछ नहीं मिल पाएगा किसी को भी। रमा, और ये आदि खलवा, इनका क्या होगा? बुजुर्ग आदमी, इन्हें तो मरना ही होगा। इनका काम लगभग पूरा हो चुका है। रमा, मगर ऐसा क्या काम था इनका बाबा जो आपने इनका निर्माण किया था? बुजुर्ग आदमी, बताऊंगा समय आने पर। तब तक आदि खलवा घायल आदि खलवा को कई टुकड़ों में काट चुके थे। बुजुर्ग आदमी, इसके टुकड़ों को उठाओ और ऊपर वाले तेजाब के टैंक में डाल दो। आदि खलवा टुकड़ों को बटोरने लग जाते हैं। गुरु सारी बात सुनकर दोबारा ऊपर चढ़ जाता है। आदि खलवा भी टुकड़े लेकर ऊपर आ जाते हैं और तेजाब के टैंक में टुकड़े डाल दिए जाते हैं। पीछे पीछे बुजुर्ग आदमी और रमा भी आ जाते हैं। रमा, बाबा, उन दोनों पुलिस वालों का क्या होगा? बुजुर्ग आदमी, बना तो मैं उन्हें भी आदि खलवा देता, मगर उस प्रोसेस में वक्त लगता है और हमारे पास उतना वक्त नहीं है। रमा, फिर बाबा? बुजुर्ग आदमी, ऐसा करो, आदेश दो इन आदि खलवाओं को और खत्म करो दोनों को। पुलिस कभी भी सूंघती हुई यहां पहुंच सकती है। रमा, आदि खलवाओं को दरोगा यशकांत और कौशल को जान से मारने का आदेश देती है। जब तक आदि खलवा तेजाब के टैंक में टुकड़े डाल रहे थे, तब गुरु चुपके से नीचे उतर गया था। जब आदि खलवा नीचे पहुंचे तो दरोगा यशकांत और कौशल कुर्सियों पर नहीं थे। गुरु ने उन्हें छुड़ा लिया था। आदि खलवा अब गुस्से से गुर्राने लगे। बुजुर्ग आदमी और रमा उतर के नीचे आ जाते हैं। बुजुर्ग आदमी, कहाँ हैं वो दोनों? रमा बौखलाई सी चारों तरफ देखती है। तभी दरोगा यशकांत पिस्टल लेकर कमरे से बाहर आता है, जो कि उसे गुरु ने दी थी। गुरु दरोगा यशकांत और कौशल की पिस्टल छत से खोज कर ले आया था। यशकांत ने ताबड़तोड़ फायर कर दिए आदि खलवाओं पर। गुरु और कपिल भी बाहर आ जाते हैं। उन दोनों ने भी फायर कर दिए। अचानक हुए इस हमले में किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला था। जल्द ही 0 से के आदि खलवा उन लोगों ने अचानक कार्रवाई कर मार गिराए थे। अभी 2 आदि खलवा बचे हुए थे और गोलियां खत्म हो चुकी थीं। एक तरफ निहत्थे दरोगा यशकांत, कौशल और गुरु खड़े थे और दूसरी तरफ 2 आदि खलवा, बुजुर्ग आदमी और रमा। दोनों पक्ष अब आमने सामने थे। एक तरफ रमा, बुजुर्ग आदमी, 2 आदि खलवा और दूसरी तरफ दरोगा यशकांत, कौशल और गुरु। यशकांत ने पास पड़ी लोहे की रॉड उठा ली। कौशल ने भी एक भारी सा फूलदान उठा लिया। गुरु ने भी मुक्के बांध लिए। तीनों के तीनों लड़ने की स्थिति में तैयार खड़े थे। बुजुर्ग आदमी अट्टहास करते हुए, हा हा हा, तो तुम इन हथियारों से लड़ोगे हमसे? तुमने गोलियों से आदि खलवाओं को मार गिराया, मगर ये हथियार इन दोनों आदि खलवा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये तुम भी जानते हो। दरोगा यशकांत, हाँ मैं जानता हूं, मगर बाहर जो फोर्स खड़ी हुई है वो कभी भी अंदर आ सकती है। तब तक तो हम इन्हें रोक ही लेंगे, तब तुझे बताएंगे कि डर क्या होता है। बुजुर्ग आदमी, रघुवर नाम है मेरा और ये पूरा गांव रेसरा मेरे ही बुजुर्गों ने बसाया है, और तुम्हें लगता है तुम मुझे मेरे ही गांव में डरा लोगे? तो ठीक है, जलो इन आदि खलवाओं को। रघुवर आदि खलवाओं की ओर मुड़ा और उन्हें कुछ आदेश देने लगा। तब तक दरोगा यशकांत बोला, गुरु, इन आदि खलवाओं में बहुत ताकत है, हमें मिलकर लड़ना होगा। गुरु, सर, ताकत ही तो है, दिमाग तो नहीं है। दिमाग तो हमारे पास ही है, उसी से निपटेंगे इनसे। तब तक आदि खलवा उनकी ओर मुड़ चुके थे। दोनों ही दीवारों पर उछलते हुए तीनों की ओर झपटे। यशकांत, गुरु और कौशल नीचे झुकते हुए दूसरी तरफ आ गए। आदि खलवा बुरी तरह आपस में टकराते हुए गिरे। गुरु, हमें इनसे लड़ना नहीं है, इनसे बचना है बस। यशकांत, अच्छा। गुरु, हाँ, क्योंकि ये बनाए गए जानवर हैं, ये ज्यादा देर उछल कूद नहीं कर पाएंगे। एक बार ये थक गए तो हम इन पर वार कर सकते हैं। जैसा मैं कहूं वैसा करिए आप लोग। कौशल, तुम फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ जाओ, इनको मैं और सर देखते हैं। कौशल भागकर फर्स्ट फ्लोर की ओर दौड़ जाता है। आदि खलवा गुर्राते हुए फिर गुरु और यशकांत की ओर भागते हैं। एक आदि खलवा हवा में उछलते हुए पंजे फैलाकर गुरु की ओर लपकता है। गुरु भी घुटनों के बल सरकता हुआ जमीन पर जो मांस काटने का हथियार छुरा पड़ा था, उसे उठाते हुए पुरजोर ताकत से आदि खलवा की गर्दन पर वार करता है। वार इतना जोरदार और सटीक था कि आदि खलवा की गर्दन में से छुरा पार हो गया। आदि खलवा हवा में ही गुलाटी खाते हुए एक ओर जा गिरा और दर्द से छटपटाने लगा। इतनी देर में दूसरे आदि खलवा ने यशकांत पर घात लगाई, मगर यशकांत पूरी तरह से तैयार था। उसने भी खुद को बचाते हुए लोहे की रॉड से एक धमाकेदार वार आदि खलवा की पीठ पर किया। कपे की
दूसरा आदि खलवा भी कराह उठा। गुरु ने पास पड़ा दूसरा छुरा उठाया और पूरी ताकत से पहले वाले घायल आदि खलवा की छाती में घुसेड़ दिया। उसकी चीत्कार सी निकल गई। गुरु ने पूरी फुर्ती में उससे अपना बचाव करते हुए 3-4 वार किए आदि खलवा की छाती में। आदि खलवा ने भी अपनी आखिरी कोशिश की और पंजा उठाया, मगर गुरु ने यह दूसरा चाकू सीधा हृदय में अंदर तक घुसेड़ दिया और आदि खलवा लार टपकाते हुए गुर्राते हुए वहीं ढेर हो गया। अब सिर्फ एक आदि खलवा बचा था। गुरु फुर्ती से पीछे मुड़ा और बोला, दरोगा जी, फर्स्ट फ्लोर की ओर चलो। दरोगा यशकांत ऊपर की ओर भागते हैं। पीछे से गुरु भी लंबी लंबी छलांगे मारते हुए भागता है। उनके पीछे गुस्से में अंतिम आदि खलवा भी भागता है। दोनों ऊपर पहुंच जाते हैं जहां कौशल पहले से मौजूद है। गुरु, कौशल, तुम छिपे रहो, जब जरूरत पड़े तब मदद करना। कौशल भागकर छिप जाता है। तभी वहां अंतिम आदि खलवा गुर्राने की आवाज करते हुए आ जाता है। सामने दरोगा यशकांत और गुरु खड़े हैं। यशकांत हाथ में लोहे की रॉड लिए हुए। गुरु, क्या प्लान है? गुरु, प्लान तो इसके हमले पर निर्भर है सर। यशकांत, मतलब? गुरु बांहें ऊपर करते हुए, अब वक्त आ गया है साहब कि इससे दो हाथ किए जाएं। अब पीछे रहिएगा साहब। यशकांत, अरे ऐसे सामने से लड़ना ठीक नहीं है इससे। ये बहुत ताकतवर है। इसने हम तीनों को, मुझे, कपिल और कौशल को उठा के फेंक दिया था। गुरु तिरछी मुस्कुराहट से मुस्कुराते हुए, गुरु को आप अभी जानते कहां हो साहब? गुरु मुट्ठी भींचते हुए बहुत तेज आदि खलवा की ओर दौड़ा। आदि खलवा भी गुर्राते हुए उसकी ओर दौड़ा। गुरु ने नीचे से सरकते हुए उसके पेट में जोरदार मुक्का दिया। फिर उसकी टांगों के बीच से निकलते हुए उसकी एक टांग में छुरा घोंप दिया। फिर छुरा का पिछला हिस्सा पकड़कर आदि खलवा की पीठ में जोरदार मूंठ से वार किया। उछलकर उसकी पीठ पर बैठ गया और इस वार में छुरा उसकी गर्दन में पीछे से अंदर तक घुसेड़ दिया। गुरु उसके कंधे पर पैर रखकर कूदता हुआ सामने आ गया। आदि खलवा घुटने पर बैठ गया। उसके मुंह से बहुत सी लार निकल पड़ी। यह सब इतनी जल्दी में हुआ कि दरोगा यशकांत और छिपे हुए कौशल के मुंह खुले रह गए। इतनी फुर्ती की उन दोनों ने कल्पना भी नहीं की थी। दरोगा यशकांत, ये क्या था गुरु? गुरु, कमांडो कोर्स किया हुआ हूं सर, ऐसे ही थोड़े जाने दूंगा इस दैत्य को। यशकांत, कमाल हो यार तुम, क्या गजब फुर्ती है तुम में। गुरु, अभी तो अंतिम वार बाकी है साहब। और गुरु पीछे मुड़ा तो वो आदि खलवा खड़ा हो चुका था। नथुने सिकोड़कर, आंखें लाल किए वो फिर गुरु की ओर दौड़ा, मगर गुरु तो पहले तैयार था। वो एकदम से नीचे झुक गया और आदि खलवा अपना ही वेग नहीं संभाल पाया। असंतुलित होकर तेजाब वाले टैंक में गिर गया और तड़पने लगा। यशकांत, इसीलिए तुम हमें ऊपर लाए थे? गुरु, हाँ, मैंने सोचा था ये टैंक हमारे काम आ सकता है। थोड़ी देर में छटपटाकर आदि खलवा शांत हो जाता है। कौशल भी बाहर आ जाता है। तीनों टैंक की तरफ ही देख रहे होते हैं। दरोगा यशकांत, ये तो खत्म हुए, मगर ये समझ नहीं आ रहा कि ये सब यहां हो क्या रहा था। गुरु, ये तो रघुवर और रमा ही बता सकते हैं। तभी तीनों के सिर में जोर से किसी चीज से वार होता है और तीनों जमीन पर गिर पड़ते हैं। गुरु की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उन तीनों को दरोगा यशकांत, गुरु और कौशल को कुर्सी से कसकर बांधकर रखा गया है और सामने रमा, रघुवर खड़े हैं। गुरु छटपटाते हुए धूर्त पीछे से वार करता है। रघुवर हंसता है और बोलता है, मैंने तुझे लड़ते हुए देख लिया था और यह भी सुन लिया था कि तू कमांडो कोर्स किया हुआ है, इसलिए पीछे से वार करना पड़ा, वरना जो आदमी आदि खलवा को निपटा सकता है वो हमारा जाने क्या करेगा। गुरु, छोड़ूंगा तो मैं तुझे अब भी नहीं। रघुवर, अच्छा, बहुत विश्वास है तुझे अपने आप पर। देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं, तू जानता नहीं है मुझे। और जोर से मेज पर हाथ पटकता है। उसके मेज पर हाथ पटकने से दरोगा यशकांत और कौशल भी होश में आ जाते हैं। रघुवर, अरे वाह, जाग गए आप दोनों। चलो ये भी अच्छा हुआ, अगर नींद में ही आप दोनों को मार देता तो बहुत सी बातों से अनजान रह जाते। दरोगा यशकांत तिलमिलाते हुए, तू चाहता क्या है और क्यों कर रहा है ये सब? रघुवर, ये आया ना अब कमाल का सवाल। चलो तैयार हो जाओ, आज तुम्हें अपनी पूरी कहानी सुनाता हूं, जो आज सिर्फ मैं और मेरी पोती रमा ही जानते हैं। तो बात आज से 50 साल पहले की है। मेरे दादा लुटेरों की गैंग के सरगना हुआ करते थे। उस वक्त उन्होंने बहुत सी लूट की और बहुत सी हत्याएं की। एक वक्त के बाद उनके पास बहुत सा खजाना इकट्ठा हो गया, मगर यह बात उनके अपने साथियों को खलने लगी। वो अक्सर आपस में लड़ने लगे। तब मेरे दादा ने यह फैसला लिया कि सबको उनका हिस्सा बांट दिया जाए और ये काम हमेशा के लिए छोड़ दिया जाए। ये बात जब उन्होंने अपने साथियों को बताई तो वो सब बहुत खुश हुए। सबने इस बात का समर्थन किया। तो ये तय हुआ कि कल सुबह सबका हिस्सा बांट होगा और आज रात को आखिरी बार जश्न होगा। जश्न का इंतजाम किया गया। तभी मेरे पिता, जो उस वक्त 15 साल के थे, वो अपने पिता से बोले, क्या पिताजी,
आप सच में सारा खजाना बांट देंगे? तो मेरे दादाजी बोले, हाँ बेटा, ये उनका हक है। मेरे पिताजी लालची किस्म के आदमी थे। उन्होंने तय कर लिया कि सबको निपटाना होगा। उस रात मेरे पिताजी ने सबकी शराब में जहर मिला दिया और पुलिस को खबर कर दी कि लुटेरों का गिरोह उस जगह पर है। जहरीली शराब पीने से सारे लोग मारे गए, मगर एक आदमी जो शराब नहीं पीता था वो बच गया और छुप गया। रात को जब सारे लोग मर गए तो मेरे पिताजी ने सारा खजाना 2 घोड़ों पर लादा और वहां से निकल आए। उधर जब पुलिस वहां पहुंची तो मेरे दादा समेत सारे लुटेरे मर चुके थे। मेरे बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं थी, मगर जो एक लुटेरा बच गया था उसने पुलिस को गांव वाला बनकर सब बता दिया कि लुटेरों के सरगना का बेटा ही सबको मारकर सारा खजाना लेकर अपने ननिहाल पिसावा की ओर निकल गया है। मेरे पिताजी ये बात जानते थे कि इतना सारा खजाना लेकर चलना अपनी जान को खतरे में डालने जैसा है, और अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो सारा भेद खुल जाएगा। तो वो उस वक्त सुरजनपुर की पुलिया पर ही थे। मई जून की गर्मियां थीं। पुलिया के नीचे की नहर सूखी हुई थी, तो पिताजी ने बहुत मशक्कत करके पुलिया के नीचे एक गहरा गड्ढा खोदा, उसमें सारा खजाना दबा दिया और घोड़े छोड़ दिए। फिर वो अपने ननिहाल पिसावा गांव की ओर जाने लगे, जहां उनकी माँ और मेरी दादी रहती थीं। मेरे पिताजी अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। जब वो पिसावा पहुंचे तो पता चला कि पुलिस पहले ही गांव में पहुंच चुकी थी। पुलिस ने यह भी दादी को बता दिया था कि पिताजी ने ही दादा को मार दिया है और सारा खजाना लेकर गायब हो गए हैं। ये सब मेरी दादी बर्दाश्त नहीं कर सकी और वही प्राण त्याग दिए। जब पिताजी को यह पता चला तो उन्हें अपने आप से घिन आने लगी। उनके लालच ने उनके पिता और माँ की जान ले ली थी। वो पिसावा से लौट आए और शहर में रहने लगे। उन्होंने मेहनत करके बहुत पैसा कमाया, मुझे पढ़ाया और साइंटिस्ट बनाया। मैं विदेश में था। फिर उन्होंने पिसावा के नज़दीक इस गांव रेसरा में बहुत पैसा लगाया और इसकी तरक्की में अपनी पूरी कमाई लगा दी। 15 साल पहले उन्होंने यहाँ ये केमिकल फैक्ट्री खोली ताकि यहाँ के लोगों को काम मिल सके। मगर तभी एक फर्जी आदि खलवा की अफवाह फैल गई, जो कि कुछ लुटेरे ही थे। उस चक्कर में इस फैक्ट्री का काम रुक गया और ये बर्बाद हो गई। कुछ समय बाद जब मैं लौटा तो पिताजी ने यह सब मुझे बताया, और इस फैक्ट्री के बारे में भी, इसके गुप्त रास्ते के बारे में भी। पिताजी को यह डर था कि कभी ना कभी पुलिस उन्हें खोज लेगी या पहचान लेगी तो मैं यहां से निकल सकता हूं। मैंने जब पिताजी से उस खजाने के बारे में और आदि खलवा के बारे में सुना तो मेरी आंखों में चमक आ गई। मैंने उसी वक्त एक योजना बनाई। मैं एक रात अपने पिताजी को लेकर इस फैक्ट्री में आया और यहीं उन्हें कैद कर लिया। फिर मैंने उस कहानी वाले आदि खलवा पर काम करना शुरू किया। मैंने कई सारे जानवरों का डीएनए पिताजी के शरीर में इंजेक्ट किया और 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद मैंने अपने पिताजी को काल्पनिक आदि खलवा जैसा बता दिया। सस्ता के बिना आता दिया ही रहता ही। मगर वो कमजोर हो गए थे तो शक्तियां सहन नहीं कर पाए और मर गए। फिर मैं अपने खानदान के जवान बहू, बेटों, बहनों को यहां लाया और उन सबको आदि खलवा बना दिया। ये मेरी पोती रमा है। इसको पागल का रूप रखकर पूरे दिन गांव वालों पर नजर रखने को बोला, ताकि गांव में अगर फैक्ट्री के बारे में कोई भी बात होती है तो मुझे पता चल सके। सुरजनपुर का कल्लन मेरा दोस्त है। उसने मेरी बहुत मदद की। उसको भी पैसों का लालच दिया था मैंने। आदि खलवा से उसके बेटे को इसीलिए घायल करवाया था कि लोगों में डर आ सके। उस छोटी लड़की रीना पर भी हमला इसीलिए करवाया था ताकि लोग पुलिया से दूर रहें और हम मौका देखकर खजाना निकाल सकें। इसीलिए इन आदि खलवाओं को हर रात पुलिया पर भेजता था मैं। मगर ये लौटते में गांव वालों की मुर्गियों, बतकों को उठा लाते थे। वैसे भी इनमें अपना दिमाग कहाँ बचा था। ये सब तो चलती फिरती लाशें थीं। तो समझ आई तुम लोगों को कहानी कि पिछले कितने सालों से मैं उस खजाने को पाने के लिए योजना बना रहा हूं, कितनी मेहनत कर रहा हूं। अपनी उम्र का एक हिस्सा मैंने इस सब को पाने में लगा दिया है, यहां तक कि अपना परिवार भी दांव पर लगा दिया है। अब मुझे कोई उस खजाने को पाने से नहीं रोक सकता। दरोगा यशकांत, तू पागल हो गया है। उस खजाने के लिए जो तुझे पता भी नहीं है कि है भी या नहीं, उसके लिए तूने सबकी जान खतरे में डाल दी। ऐसे जानवर बना दिए जो मानव सभ्यता के लिए खतरा थे। रघुवर हंसते हुए, हाँ, तू देखना, एक बार वो खजाना मेरे हाथ आ जाए फिर मैं कैसी प्रजाति बनाता हूं। इस दुनिया की शक्ल ही बदल दूंगा मैं। तभी पीछे से इंस्पेक्टर विनोद और दीपक, जो कि ट्यूबवेल के बगल ढक्कन वाले रास्ते से आ चुके थे, आते हुए बोलते हैं, शक्ल तो तेरी मैं बदलूंगा। रघुवर, रमा झटके के साथ पीछे मुड़ते हैं। इंस्पेक्टर विनोद पिस्टल तानते हुए, कोई चालाकी नहीं रघुवर, मैं सारी कहानी सुन चुका हूं। कोई भी हरकत की तो मैं यहीं ठोक दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। रघुवर, रमा हाथ ऊपर कर लेते हैं। इंस्पेक्टर विनोद, दीपक, सबको खोल दो। दीपक सबको आजाद कर देता है। इंस्पेक्टर विनोद, हाँ तो यशकांत, क्या किया जाए इसका? दरोगा यशकांत, साहब, इसको और इसकी नातिन को यहीं इसी फैक्ट्री में बांध देते हैं और विस्फोटक तो है ही इस फैक्ट्री में, उड़ा देते हैं।
गुरु कपड़े झाड़ते हुए। यही सही रहेगा सर, वरना इन आदि हलवाओं का जवाब किसको देते फिरेंगे। और ये रघुवर अगर छूट गया तो न जाने क्या क्या बना देगा। और ये कौन सा सही आदमी है जो इसकी चिंता करें हम। इंस्पेक्टर विनोद, बात तो ठीक है, चलो तो बांध दो इन दोनों को। दीपक दोनों को कसकर बांध देता है। रघुवर घबराते हुए, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। दरोगा यशकांत, तुम जाने क्या क्या कर रहे हो, हम ये भी नहीं कर सकते, कमाल हो। इंस्पेक्टर विनोद, चलो सारे लोग बाहर निकलो। बाहर चालक संजय कपिल को अस्पताल में छोड़कर गाड़ी लेकर आ गया है। गुरु, तुम आग लगा दो सब में। सारे लोग बाहर निकल जाते हैं और गुरु विस्फोटक वाले कमरे में आग लगा देता है। सब लोग गाड़ी में बैठकर रेसरा गांव से निकल लेते हैं और फैक्ट्री में एक जोरदार विस्फोट होता है। पूरी फैक्ट्री धूं धूं करके जलने लग जाती है। दरोगा यशकांत, सर, आदि हलवा का रहस्य कभी लोग नहीं जान पाएंगे। इंस्पेक्टर विनोद, ठीक ही है ना, क्यों बेकार में डराए लोगों को, भूल जाएंगे सब हौले हौले। कौशल, मगर सर कल्लन तो बच गया। इंस्पेक्टर विनोद, कैसे बच जाएगा, कल ही सुबह उठा के थाने लाओ, उसके लालच की सजा हम उसे देंगे। दरोगा यशकांत, और सर खजाना। इंस्पेक्टर विनोद मुस्कुराकर, भूल जाओ उसे, ये माया किसी की नहीं हुई कभी, पा भी लोगे तो भी तुम्हें बर्बाद कर देगी। हराम की कमाई ब्याज के साथ वापस जाती है। यशकांत, इसलिए सब लोग कहानी को यही खत्म समझो अब। दरोगा यशकांत, सर, गुरु ने तो हम सब बचा लिए, क्या फुर्ती से लड़ा वो, मुझे पता ही नहीं था कि ये कमांडो कोर्स किए हुए हैं। इंस्पेक्टर विनोद, ऐसे ही थोड़े हमारा हमराही है गुरु। कौशल हंसते हुए, गुरु तो सच में गुरु निकले। सब लोग हंस पड़ते हैं। गाड़ी थाने में घुस जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप सबने चैनल को इतना प्यार दिया, इसके लिए आपका आभार। इस कहानी पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर दें और बताएं किसका रोल आपको बहुत अच्छा लगा। ऐसी ही कहानियां लेकर मैं आपको जल्द मिलूंगा। तो दोस्तों, मुझे जरूर फॉलो कर दीजिए ताकि अगली कहानियों का आपको पता चले। आप सबका दिल से धन्यवाद। जल्द मिलूंगा नई कहानी के साथ।